Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. After very long time, after 1 month, we are once again starting this webinar. We apologize from our audience. बेसिकली डॉक्टर सलमा कुंदी की बेटी की शादी थी और हमारी पाकिस्तान एसोसिएशन पैथोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी, उसकी वजह से मसरूफियत की वजह से। तो फिर पिछले दिनों डॉक्टर वजिया ने एक वेबिनार कराया, तो डॉक्टर नासिर रज़ा और प्रोफेसर सादिक की टीम मौजूद थी। तो फिर कुछ सवालात भी उठ रहे थे कि दोबारा इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर क्या क्यों की जा रही है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए हमने फिर सोचा कि इस वेबिनार की इब्तिदा की जाए। तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर मसूद सादिक साहब, आप इतनी मसरूफियत के बावजूद भी वेबिनार की इम्पोर्टेंस में जब बैठते हैं तो जाहिर है सारे लोग आपकी वजह से सारा कनेक्टेड रहते हैं। डॉक्टर वजिया आपका भी, डॉक्टर कलीम आपका भी, डॉक्टर नासिर साहब आपका भी। तो सबसे पहले मैं सर से गुजारिश करूँगा, आपके मसरूफियत भी होती है प्रोफेसर मसूद सादिक साहब, कि क्या दोबारा इसकी अहमियत शुरू हुई जो 17 को दोबारा वैक्सीनेशन शुरू हुई। ओवर टू यू प्रोफेसर मसूद सादिक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुलाजिम साहब आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। आई थिंक जिस वेबिनार का आप जिक्र कर रहे हैं वो बेसिकली पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज ने इन कोलैबोरेशन किया था। और प्रोफेसर नासिर राना साहब ने ऑब्वियसली उसमें सारी इसकी इम्पोर्टेंस की बात की, और डॉक्टर वजीहा और डॉक्टर कलीम अली ने ऑब्वियसली उसको कोऑर्डिनेट भी किया और एज एन एक्सपर्ट उसमें अपने कमेंट्स भी दिए। देखिए, मीजल्स और मम्प्स के हवाले से बहुत सारे लोगों का असल में ख्याल ये है कि मीजल्स शायद कोई बहुत मामूली बीमारी है, और ये अगर हो गई तो कोई बात नहीं, ये हम बच्चे ठीक हो जाते हैं और एक दफ़ा हो जाती है तो फिर उसके बाद शायद दोबारा नहीं होती। और सिमिलरली रुबेला के बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है पब्लिक में बिल्कुल भी। मैं आपको एज ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बताता हूँ कि आई रिसीव मल्टीपल कॉल्स फ्रॉम माय पेशेंट्स के सर ये फिर एक और वैक्सीन आ गई है, तो अब इसका क्या करना है, क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं है। और ख़ास तौर पर लोगों को इन इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में ये भी कंसर्न था कि ये थोड़ी जल्दी आ गई है और इससे पहले हमने रिसेंटली एक और वैक्सीन भी लगवाई है, तो इसकी इसकी क्या ज़रूरत है। तो आई थिंक मीजल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अहम बात यह है कि मीजल्स कैन लीड टू डेथ बदकिस्मती से, और इट्स ए सीरियस डिजीज। और पर्टिकुलरली उन लोगों में जिनमें मेल न्यूट्रिशन है, जिनमें कोई अंडरलाइंग डिजीज है जैसे कार्डिक लेशन हो या कोई रीनल डिजीज हो, या अदरवाइज ही मेल नॉरिश बच्चे में जब मीजल्स होता है तो दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। और रुबेला के बारे में तो अवेयरनेस भी बहुत कम है, इसीलिए आई थिंक आई एम श्योर प्रोफेसर नासिर राना, डॉक्टर वजिया और डॉक्टर कलीम अली साहब इस बारे में बात भी करेंगे। जो कंजेंटल रुबेला सिंड्रोम है, चूंकि मैं उन बच्चों को देखता हूँ तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ कि जब इनमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये चूंकि आपके पास रेफर होते हैं, तो बदकिस्मती से सिर्फ हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इनमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इनका पूरा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यही दो चीजें जो इनका बदकिस्मती से ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो जो कंजेंटल रुबेला सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं ये एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी बन जाती है। और एक ऐसी चीज जो कि टोटली प्रिवेंटेबल है। आई थिंक ये जो कैंपेन है फ्रॉम 17 टू 20 नवंबर, सॉरी 30 नवंबर, आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए कि वो तमाम एरियाज जहाँ पे कि ये कैंपेन होने जा रही है हम लोगों को कन्विंस करें। लेकिन सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियंस को, अपने फिजिशियंस को, अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स को जो फर्स्ट हैंड इन लोगों को मिलते हैं उनको कन्विंस करें, ताकि वो पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सके। तो आई होप कि दिस विल बी अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड जो ये आपका वेबिनार है, जिससे लोगों की अवेयरनेस में इजाफा होगा। और आई एम श्योर प्रोफेसर नासिर राना और पूरी टीम दे विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो ओवर टू यू मुलाजिम साहब, एंड ओवर टू कंग्रेचुलेशन ऑन यू होल्डिंग प्रोफेसर दिस नासिर। सेमिनार। मैं एक सवाल पूछने चाहूँगा प्रोफेसर मसूद सादिक। डॉक्टर नासिर, इजाज़त हो आपसे, पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी ऐसा है कि जब हमारे यहाँ कोविड आया तो ये कहा जाता रहा कि हमारे जो नंबर ऑफ डेथ है कम हुई हैं, तो उसकी वजह शायद ये है कि हम पीछे बचपन में कोई वैक्सीन वगैरह लगाते रहे थे, तो जिसकी वजह से ऐसा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये डेथ कम हुई। जो दूसरे ममालिक में है ये ख़त्म हो गई थी इस तरह की वैक्सीन, जिसकी वजह से उन इलाकों में क्या ऐसा कुछ सिलसिला है?
सर अगर इसका मैंने जवाब देना है या मसूद सादिक साहब से पूछना मसूद आपने? सादिक साहब सर। हाँ जी। आई विल ठीक है। लेट नासिर राणा साहब इसका जवाब दे। देखिए, उसका कोई एविडेंस तो नहीं था, नहीं। अगरचे ये बात कही गई, और आई थिंक उसके बारे में बेशुमार थियरीज थी कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे लोगों को उस तरीके से उसने अफेक्ट नहीं किया जिस तरह कि उसने बाकी दुनिया को अफेक्ट किया। और ऑब्वियसली दिस वाज वन ऑफ द थियरीज के जी, जो आपने अभी बयान की है, लेकिन आई थिंक उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। और एविडेंस। मैं नासिर को जवाब देने दूंगा इस बात पे। ठीक है। जी जी, जी ओवर टू जी। यू प्रोफेसर नासिर रज़ा। जी थैंक यू सर। सर इसका जो था ना कोविड का, खैर आज जो हमारा टॉपिक तो बेसिकली नहीं है, लेकिन आपने चूंकि सवाल किया, तो कोविड में जो दो चीजें थी ना जो बहुत जिसने अफेक्ट किया, उसमें एक ये था कि देखें जहाँ पे यूरोप में और स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, एक बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे 200 फ्लैट हैं, सेंट्रल उनका कूलिंग सिस्टम है, सेंट्रल उनका एयर सिस्टम है, सेंट्रल एंट्री थी, उसकी निस्बत इवन अभी लाहौर शहर में ऐसी बहुत थोड़ी बिल्डिंग्स हैं, सिवाय अभी बनना शुरू हुई हैं 2-4 सालों में, जिसमें कि 100 फ्लैट होगा। अदरवाइज जैसे ही लाहौर के सेंट्रल एरिया से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, सारी खुली जगह हैं। अगर एक घर में लोग बेशक गरीब भी हैं, लेकिन ओपन स्पेसिस में रहते हैं, अभी भी रहते हैं, उस वक्त भी रहते थे। धूप भी आती है, हवा भी आती है, गांव में जाए तो बिल्कुल ही ओपन जगह है, तो वो वहां पे क्रॉस इन्फेक्शन इतनी तेजी से नहीं हुई। और कोविड में भी जो डेथ्स हुई हैं, आपने देखा होगा, वो लाहौर जैसे जो मतलब बड़े शहरों में जहाँ पे कंजेस्टेड थी वहां पे हुई है, छोटे शहरों में तो लोगों को पता भी नहीं था और ना उनकी जिंदगी मुतासर हुई है। एक बहुत बड़ी वजह उसकी ये थी। और सेकेंडली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चूंकि वैक्सीन यहाँ पे हर तरह की होती रही, कई मुल्कों में वैक्सीन कम हो गई, तो क्रॉस एक्टिविटी के से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं लोगों में, वो फिर प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन मेजर चीज जो था ना फैक्टर, वो मेरे ख्याल में ये हमारा लाइफस्टाइल था सर। थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू यू फॉर टुडेज लेक्चर प्रोफेसर नासिर सर जी रज़ा। सर जी इसके अंदर जी जी क्वेश्चन में जी। सिर्फ सिर्फ एक बात मैं ऐड करूंगी कि बेसिकली ये जो तब बहुत ज्यादा फैला था कि ये प्रोटेक्टिव होती है, इट वाज ड्यू टू द पोलियो वैक्सीन, क्योंकि पोलियो ओरल लाइव वैक्सीन होती है, और आपको पता है जब लाइव वैक्सीन होती है तो वो क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी के अंदर देती हैं वो नॉन स्पेसिफिक सॉर्ट सा भी कई बार होता है, क्योंकि पोलियो हमने एरेडिकेट नहीं किया था और हमारे यहाँ पे होती थी, तो ये एक आया था, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हो सका कि पोलियो वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्टिव थी। हाँ, बाकी ये कि कहना कि डेथ्स हमारी कम हुई थी या नहीं, उसको कहा नहीं जा सकता। जो ओवर क्राउडिंग वाली सर बात कह रहे हैं कि वो तो ओवर क्राउडिंग ठीक उधर उनकी अगर होती है, तो उनके घरों में भी एक कमरों में 8-8 या 10-10 बच्चे नहीं रहे होते जितनी पावर्टी हमारी है। और हैरत अंगेज तौर पे पुअर पीपल जो है वो ज्यादा कॉमनली जो है ना सेफ रहे थे। हाँ, एक और चीज ये थी कि सर आपको पता है कि 80% कोविड जो है वो जीपीज ने ट्रीट किया था। और when we had different talks with them, when it was proven that Dexa should be given in COVID, many GPs told us that they were giving the Dexa। आपको पता है स्टीरॉयड कितने कॉमनली यूज हो सकता है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि क्या वजह थी क्या नहीं थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि वी अंडर एस्टिमेट द विजडम्स ऑफ द जनरल प्रैक्टिशनर्स, वी अंडर एस्टिमेट व्हाट इंटरवेंशंस वी आर डूइंग एट आवर लोकल लेवल्स, और वो पब्लिश नहीं हो पाती। तो शायद मे बी डेक्सा वॉज मच मोर कॉमनली यूज इन पाकिस्तान टू ट्रीट कोविड मच बिफोर दैट रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स प्रूव्ड इट्स एफिकेसी। डॉक्टर वजिया, आपका तो माशाल्लाह इसी में ही 2020 में ही एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ था और इंटरनेशनल हुआ था कि बिल्कुल बात ठीक है, जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए उसको पब्लिश अगर ना किया जाए तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। सर आ, हमारे 9 आर्टिकल्स पब्लिश हुए नहीं, थे वो आपने कोविड पर। पहला पब्लिश जो आपने शुरू किया था ना, बिल्कुल दैट बिल्कुल वाज अ बिल्कुल मार्वलस। बिल्कुल। पहले स्टार्ट आपने इंटरनेशनल से लिया था। दैट वाज वेरी गुड। ओवर टू यू प्रोफेसर नासिर रज़ा। जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं इसको स्लाइड शेयर करता हूँ। हम्म, मैं शौकत जावेद साहब का भी मशकूर हूँ कि वो आए, ताकि हमारी जो ये आज की वो वेबिनार है पल्स में पब्लिश हो सकें। जी जी। जी स्लाइड शेयर हो रही है जी। हो रही? नहीं, अभी नहीं हो रही। अच्छा। अ, वदीद, ज़रा सर को मैं इजाज़त दें उसमें। नहीं, को अ, होस्ट तो हूँ वैसे, स्लाइड शेयरिंग की ऑप्शन तो आ रही है मेरे। नहीं आ रही, हमारे पास नहीं आ रही। अच्छा। आप इसको अनशेयर करके ना फिर दोबारा करें। वदीद, आर यू हेयर? देखो क्या इशू है। वदीद को मैं कॉल करता हूँ।
Till we are waiting for the presentation to set up, we can go in the reverse way and we can, Dr. Nasir Rana, take some questions because I think so that the audience is much जी learned देखो in the. बदील, वो अपना शेयर नहीं हो रही। आप जरा देखो, चेक करो जरा। ठीक ठीक। ओके ओके। मैं प्रोफेसर कलीम आपको कहूँगा कि आप इस दौरान कुछ गुफ्तगू कर लें इतनी देर में डॉक्टर सलीम राना की कोई जी डॉक्टर अस्सलाम नासिर वालेकुम। की। जी जी डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सर थैंक यू वेरी मच आपके बुलाने का और मौका देने का कि इस फोरम के साथ हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकें और कोई मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो लोगों की हैं उनको क्लियर कर सकें। हमारे जो ओवरऑल मैं एक सिनेरियो की बात कर देता हूँ वैक्सीनेशन से रिलेटेड, कि हमारे पास एक्चुअली कंपेन्स चलती भी रहती हैं लेकिन जनरली बहुत ज़्यादा उसका हमें फ़ायदा नहीं होता। उसकी एक वजह ये है कि हम जो है ना आउट ऑफ रीच जगहों पे नहीं पहुंच पाते, या लोगों के जो मिथ्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। लोग हेजिटेंट रहते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। और एमआर के बारे में तो बहुत से लोगों जी को प्रॉब्लम्स हैं कि हमने एक वैक्सीन कराई है उसके बाद दूसरी करा लें कि ना करा लें। और इसमें सिर्फ मैं इतना बता दूं लोगों को इससे पहले कि कोई क्वेश्चन भी करे, सिंस आई हैव गिवन द चांस, तो मैं ये उनका कॉन्सेप्ट एक बना दूं कि ये जो एमआर बेसिकली हैं, ये जो हैं एमआर की अगर आपने कोई डोज पहले दी है ना किसी को, जितना दिन पहले मर्जी दे दी हो, आप दोबारा दे सकते हैं, उसके बूस्टर का काम करेगी। आल्दो के डब्ल्यूएचओ ने कहा हुआ है कि 4 वीक्स का गैप होना चाहिए, उसके वजह है, रीजन है। हमारे डॉक्टर्स को सारों को ये पता होना चाहिए कि रीजन ये होती है कि आमतौर पे जब भी कोई वैक्सीनेशन की जाती है स्पेशली एमआर, तो इट टेक्स अबाउट 2 वीक्स के उसकी इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू होती है। इस दौरान में अगर हम कोई और देते हैं वैक्सीनेशन, तो अवॉइड इसलिए की जाती है कि इंटरफेयर कर सकती है एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के इम्यूनिटी बूस्ट करने में। लेकिन जब हम एमआर पहले आपने दे दी और अब दोबारा देना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, कितने दिन हो गए या कितने हफ्ते हो गए, तो वो उसको बूस्ट ही करेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं करेगी। और अदरवाइज भी जो ये वैक्सीनेशन होती हैं इनके गैप का रीजन ही ये होता है सिर्फ कि वो ये चाहते हैं कि एक की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, एंटीबॉडीज बन जाए पूरी, तो उसके बाद दूसरी दी जाए। तो एक तो ये मैं क्लियर करना चाहता था, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्यों इस तरह होता है। दूसरा ये है कि रिपीटेड कंपेन जो हैं, लोग जनरली ये कहते हैं कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उसका नुकसान है, ओवरऑल ओवरबर्डन हो जाती है बॉडी इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन की वजह से। तो मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि देखें हमारी बॉडी डेली फाइट करती है बहुत से एंटीजन से, हज़ारों लाखों जो हैं हमारे फूड में, हमारी फ़ज़ा में और तरीक़ों से। तो हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि वो हर तरह की इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन जो है ये तो एक फ्रैक्शन है उन एंटीजेंस की जो कि हम नेचुरली भी ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सारे कि ये बिल्कुल ओवरबर्डन नहीं करती बॉडी को, और जो है वैक्सीनेशन जितनी मर्जी हो जाए। और दूसरा ये है कि ये हर जब भी कैंपेन होती है बेसिकली, ये जो है ये रूटीन कैंपेन नहीं है। रूटीन में आपने जो वैक्सीनेशन है वो लगानी ही लगानी है, ये बूस्टर का काम करेगी आपको। ये कैचअप कैंपेन है बेसिकली गवर्नमेंट की। और ये इसलिए है कि जो बच्चे 0 डोज थे, मतलब जिनको आज तक कभी वैक्सीनेशन हुई नहीं है, वो भी इसके अंदर आ जाएं, और जिनकी में मिस हो चुकी है और वो भी इसके अंदर अपना फायदा उठा लें। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिसके लिए ये कैंपेन गवर्नमेंट ने की है, और हमें इसमें भरपूर साथ देना चाहिए। और अगर एक बच्चा भी रह जाता है, इसकी अच्छा एक और वजह भी है, रूटीन इम्यूनाइजेशन अबाउट 80% के करीब कवरेज देती है आपको। लेकिन ये जब हम कैंपेन्स करते हैं अपनी, तो ये हमारे टारगेट ये है कि हम 95% तक चिल्ड्रन को ना इम्यून कर दें। जब 95% तक इम्यून हो जाएंगे तो वो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है बार बार इसको करना और लोगों को अवेयर भी करना। और मैं समझता हूँ बीइंग पीडियाट्रिशियंस, बी पीपीए, हमने लोगों की मिथ्स और मिसकंसेप्शंस दूर करने हैं। और मेरी रिक्वेस्ट इस फोरम से लोगों के लिए होगी कि किसी किस्म का उनको कोई प्रॉब्लम हो, अशकाल हो, कोई चीज़ वो पूछना चाहें तो किसी एक्सपर्ट से पूछें, बजाय कि हियर से इधर उधर से पूछ के तो अपने वो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो मुनासिब नहीं है। इर्द गिर्द उनके बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहिए जो एक्सपर्ट हों किसी भी चीज़ के। तो वो उनको, और हम लोगों को चाहिए लोगों का कंसर्न सुने। जब हम सुनेंगे ध्यान से तो फिर लोग भी ये समझेंगे कि इन्होंने बात सुन ली और फिर उसको एड्रेस कर दिया। और जनरली लोग जो हैं वो समझ जाते हैं चीज़ें। बड़े रेयर होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को कन्विंस करने के लिए कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वो ना कराएं।
बाकी ये है कि एक क्वेश्चन ये भी होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की इसमें फर्क है वैक्सीनेशन में। तो एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी का एफिकेसी का कोई फर्क नहीं होता। प्राइस का फर्क इसलिए होता है कि बाज़ का प्राइवेट सेटअप में मल्टीपल वैक्सीन इकट्ठी लगा दी जाती हैं और उनको जो है बार बार इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाने पड़ते और इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्वालिटी और एफिकेसी में वही है। और मैं तो जनरली ये रिकमेंड करता हूँ अपने सारे प्राइवेट पेशेंट्स को भी कि प्रेफरेबली गवर्नमेंट सेटअप से लगवाया करें। जो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं अवेलेबल उसके लिए आप प्राइवेट जो लिए है प्राइवेटली जाए। अदरवाइज आपको प्राइवेट बिल्कुल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और रेस्ट एश्योर कि उसकी कोल्ड चेन भी मेंटेन रहती है। गवर्नमेंट बड़ा इसके ऊपर काम कर रही है। खास तौर पे कोल्ड चेन वाला मसला जो है कि एक्सपायर ना हो, उसके वैक्सीन वाइल मॉनिटर्स भी होते हैं। हर चीज को असेस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों को अवेयर होना चाहिए। और साइड इफेक्ट्स के तौर पे अच्छा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सारों के लिए कि जो साइड इफेक्ट्स माइल्ड से होते हैं ना, ये बेसिकली शो कर रहे होते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। हल्का फुल्का बुखार हो गया, आपको पेन होगी या फीवर हो गया, इसका मतलब है कि ठीक काम चल रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर बीमारी बड़ी माइल्ड सी है, हल्का फुल्का फ्लू है, थोड़ा सा बुखार है, तो वैक्सीनेशन के लिए काउंटर इंडिकेट नहीं है। वहां पे काउंटर इंडिकेशन, आप खुदा न खासा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, जरा सीवियर बीमारी हो गई है, तो उसमें नेचुरली उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मोटी मोटी चीजें थी जो मैंने बयान कर दी हैं। मजीद बहुत अगर कोई शुक्रिया होगी। सर, बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, आपका मसला हल हो गया? सर डॉक्टर वो उसमें नासिर? मैंने चेक किया है, उसमें आ रहा है कि ओनली होस्ट कैन शेयर द स्लाइड। होस्ट का नहीं आ रहा है, नहीं, को होस्ट अपना पार्टिसिपेंट्स का नहीं है। आप ऐसा करें ना, आपको को उस होस्ट भी कर सकता है जी नहीं 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 अपना। नहीं सर, को होस्ट नहीं, को होस्ट का नहीं आ रहा। हाँ आप उसमें ऐसा लिखे हैं। करें, आप ऐसा करें कि मुझे व्हाट्सएप करें, मैं इसको वदीद को व्हाट्सएप करता, आप जरा नहीं व्हाट्सएप नहीं, करें आप उसमें ना ऑप्शन में कर दें कि ऑल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर द स्लाइड, तो वो हो अपना जाएगा। तो वदीद साहब। मैं उसको सर वो वैसे बड़ा खतरनाक हो जाता है नासिर साहब, अगर आप उसको भेज देते हैं, वदीद को भेज देते हैं डायरेक्टली या मुलाजिम साहब को। मैं भेज देता हूँ, फिर अपना ईमेल मैन का लेके इनको भेज देता हूँ। सर व्हाट्सएप कर दें। हाँ। अच्छा वो डॉक्टर, चले, अपना प्रोफेसर वजिया, आप कुछ इसी दौरान में कुछ मैं गुफ्तगू कर व्हाट्सएप। लें ताकि। सर बस मैं ये ऐड ऑन करूंगी कि रिसेंटली वी वर इन अ वेरी हाई प्रोफाइल मीटिंग, तो वहां पे एक सेलिब्रिटी थी जो कि बहुत ज्यादा मैं आपको एक्टिव और वोकल व्हाट्सएप है। कर मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जी करें। हाँ अ, जी सर, वहां पे एक सेलिब्रिटी थी हु इज वेरी वोकल अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड राइट्स और सेक्सुअल अब्यूज पे बड़ी बात करती हैं। एंड ही आस्क्ड अ वेरी सीनियर पीडियाट्रिशियन कि स्कूल में कैंपेन हो रही है तो मैंने तो अपने बच्चों को नहीं करवाई। एंड दैट पीडियाट्रिशियन सेड, अच्छा कितनी डोजेस लगवा ली हुई हैं तुमने? दो डोजेस लगवा ली हुई हैं। ओ वाकई, रहने दो, छोड़ो, नहीं लगवाने की जरूरत। तो वो जो बात थी, एंड आई वाज लिसनिंग दैट एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि एक जगह पे आप कम्युनिटी में चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं और दूसरी जगह आप ही बच्चों को अपने भी, जब गवर्नमेंट एक वैक्सीन लॉन्च करती है आप उनको नहीं लगवाते। और इतना सीनियर पीडियाट्रिशियन भी कह रहा है क्योंकि दो तुम्हारे बच्चे को हो चुकी हैं एंड नाउ योर चाइल्ड डजंट नीड a vaccine. So I would re-emphasize that these vaccine campaigns are not to protect an individual; these are to protect the community. Because when the coverage won't be 95%, we won't go towards the herd immunity. तो सर ये जो बातें होती है, आप कह रहे थे, कलीम मल्ली साहब ने भी कहा कि आप किसी बहुत ऑथेंटिक बंदे से पूछे, तो कई बार ऑथेंटिक बंदों का भी जो नॉलेज है वो भी अपडेटेड नहीं होता। यू मस्ट रिलाई व्हेन फॉर द इंफॉर्मेशन द videos that are given by the government on their websites or universities या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स या वहां से जो भी ऑफिशियली चीज आती है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। एंड आई वुड से डॉक्टर्स दैट दे शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब वो कह देते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा डोज है, ये रहने दे, ये ना लगवाएं, तो लोगों के जहनों में आता है कि ये जो वैक्सीन कैंपेन्स हैं ये जस्ट एक्स्ट्रा शॉट्स हैं, और वो सिर्फ एक कैंपेन को अफेक्ट नहीं करता, वो सारी कैंपेन्स को अफेक्ट कर देता है। तो इसलिए मेरा यही ख्याल है कि इसको जो भी, जब भी गवर्नमेंट एक कोई करती है, लोग कहते हैं कि हम वैक्सीन से एक्सपोज हो रहे हैं, ये वैक्सीन की कैंपेन्स तभी आती हैं when outbreaks are noted। तो जब आप कभी हमारे हॉस्पिटल्स में आके देखें सर, तो एक ही बेड पे मीजल्स के इतने बच्चे होते हैं, रूम्स में जगह नहीं होती है। इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जब नमूनिया हो जाता है या ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है, तो खुदा ना खास्ता वी नो कि अब हमारे पास कोई भी इफेक्टिव एंटीवायरल नहीं है एंड वी वोंट बी एबल टू सेव दोज किड्स। और कई बार हम देखते हैं कि वो बच्चे 2 वैक्सीन उनको लगी होती हैं, लेकिन अगेन दे आर हैविंग मीजल्स। तो उसमें ये भी होता है कि जब आपने मीजल की वैक्सीन लगाई है तो दे आर चांसेस 5% कि वो इम्यूनिटी को डेवलप नहीं करेगा। इसलिए जब भी गवर्नमेंट एक
कैंपेन अनाउंस करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो सर्टेन लेवल पे इन्फेक्शन कम्युनिटी में फैल चुका है। और ये क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है, तो इट्स बेस्ट दैट यू गो फॉर अ वैक्सीन एंड एडिशनल शॉट। ओवर टू यू सर, हो गई आपकी प्रेजेंटेशन? मैं अब उनको भेजने लगा, व्हाट्सएप करने लगा। नहीं, अब आप शेयर करें, आपको हमने वो कर दिया, अलाउ कर दिया, एक दफा आप शेयर अच्छा, करेंगे लो तो। कर दीजिए, चलें ठीक है, मैं नहीं, करता मैं हूँ। वदीद ट्रेवल कर रहा है, आप मैं कर रहा हूँ, फिर अब मैं करता हूँ। हाँ। जी मुलाजिम साहब, जी सर, जी अस्सलाम कैसर वालेकुम। साहब, जी कैसर सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सर एक्चुअली वालेकुम सलाम सर। मैं सर एक चीज बताना चाहता था। आई एम नॉट ए पीडियाट्रिशियन बट आई एम ईएनटी सर्जन, लेकिन मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से है। मैं काफी देर तक ऑफिस बेरर रहा, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो नारा है वो यही है कि जो वैक्सीन है ये बीमारी के लिए इट्स प्रिवेंशन फ्रॉम द डिफरेंट डिजीजेस। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमारा डे वन से नारा है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोगों को बताने के लिए, वो मिसकंसेप्शन है। ये जो अभी डॉक्टर साहिबा ने किसी खातून का बताया कि बच्चे को, अपने बच्चे को नहीं लगाया, वो मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा हमारे मुल्क पे प्रॉब्लम है, जो कि पोलियो खत्म नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि पीडियाट्रिशियन यहाँ सारे हैं। हमें कोई सहारा लेना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जो वैक्सीन का जो चेन है वो एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। और ये मैंने खुद भी बहुत सी जगहों पे देखा है कि जिस तरह से वो उसको लेके और जाते हैं, किसी को देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा, मतलब अगर जो आप लोगों उनको की समझाओ ना, तुम बात आप करो। जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी ओके, नासिर साहब, मैंने हो कहा गया कि इशू? अगर वो इश्यू मुलाजिम सॉल्व हो साहब, गया तो मैं कैसर सज्जाद साहब के बाद मुझे मौका दीजिएगा जरा ना। बस जी जी, सर मैं दो कैसर मिनट बस। मैं दूंगा, बस लेकिन सर ये है कि नासिर राना, आप जरा थोड़ा सा मुझे सेंड कर दे, मैं शेयर कर मैं देता कर हूँ रहा हूँ, ये। मैं आपको कर रहा हूँ, मैं ओके कर रहा ओके ओके सर जी मैं जी सिर्फ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ठीक है मैं ये सर, ठीक है चाहता सर था, सजाद। जी जी, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि ये कह के कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लेजेंड हैं, जिसको लोग अपना उनकी बात सुनते हैं, लाइक ये जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट के लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि इनकी बात सुनते हैं, अगर इनसे कहा जाए कि भाई पोलियो के बारे में या वैक्सीन के की अफादियत के बारे में आप एक लाइन जरूर बोलें, तो उनकी बात लोग सुनेंगे और जो मिसकंसेप्शन हैं वो दूर किया जा सकता है। इसी तरह से मैंने जब मैं सेक्रेटरी जनरल था तो मैंने बहुत दफा रिक्वेस्ट की, लेकिन वो होता नहीं है। कुछ कुछ जगह पे हुआ उसका असर, लोगों ने उसको फॉलो किया कि जुमे की नमाज में खुतबे जब होता है, जब मौलाना साहब वाज करते हैं, तो उस दौरान अगर ये कह दें कि भाई आपके घर में जो बच्चे हैं उनको वो पोलियो के वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा, उनको रुबेला का और ये एमएमआर वगैरह ये सब लगा, ये वैक्सीन के बारे में अगर थोड़ा सा जी बता दें जी जी, कैसे एक दो सजाद, लाइन। बहुत खूबसूरत सजेशन। मैं बल्कि नईम जफर साहब बैठे हैं, नईम जफर, प्रोफेसर नईम जफर, कैन यू ऐड मैंने फ्यू थिंग्स? मैंने अर्ज किया मुलाजिम साहब, मैंने भी अर्ज किया, मुझे जी भी जी, कुछ मैं आपको बात। देता हूँ, पहले मुझे नईम जफर साहब को, जी नईम बहुत जफर बहुत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसर साहब की बात में बड़ा वजन है। असल मसला सिर्फ ये आ जाता है कि जब हम अ, एक आवाज और एक जुबान होके बात करेंगे तब होगा। होता ये है अनफॉर्चुनेटली कि हर जगह वैक्सीन की राय मुख्तलिफ हो जाती है, इवन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में। हमारे डॉक्टर जो हैं, जो पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी तकरीबन एक राय है, लेकिन बाकी डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली सब उसको फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो मेडिकल प्रोफेशन है उसको एक राय पे लाना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, इतनी दफ़ा दे दी, अब क्या क्या करने की ज़रूरत है, या एमआरए लग गई है अब दूसरे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो एक ये,
एक और जो चीज मैं आपको इस ये पोलियो की विसातत से लाना चाहूंगा, मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ द नेशनल सर्टिफिकेशन कमेटी ऑन पोलियो, मैं एक कम्युनिटी में गया, वहां पे हमने विजिट करनी थी। तो वहां पता लगा कि पोलियो पहले बिल्कुल नहीं दी जा रही थी, और वहां पे ये पश्तूनों की आबादी थी, और बड़ी लड़ाई झगड़ा होता था लाहौर के अंदर, इवन के रेंजर्स बुलाने पड़े। मालूम ये हुआ, जब कम्युनिटी ने से मालूम किया, तो उन्होंने ये कहा कि जी ये पोलियो वाले आते हैं और ये आके कहते हैं कि जी पोलियो के कतरे देने हैं। हम अगर कोई बात करें तो कहते हैं नहीं, ये जबरदस्ती देने हैं। अगर हम कहते हैं नहीं देने, तो कहते हैं हम पुलिस को ले आएंगे। यानी कोई समझाने की कोशिश नहीं करता कि इसके फायदे क्या है और इसके अफादियत क्या है। उसकी बजाय धौंस और गुस्से से ये सारे काम हो रहे होते हैं, और उसकी वजह से पब्लिक एनरेज होती है। तो उसी कम्युनिटी में फिर उन्होंने वो बताया कि हमने एक कम्युनिटी मोबिलाइजर हायर किया जो पश्तून ही था, और फिर वो एक एक घर में जाके बताता था कि पोलियो के कतरे देने से क्या फ़ायदा होगा और ना देने से क्या नुकसान होगा। तो आज, यानी जिस दिन मैं गया था, पोलियो की कैंपेन हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी आज सिर्फ एक रिफ्यूज़ल आया है पूरी कम्युनिटी में, और वो रिफ्यूज़ल कि बच्चे को तेज़ बुखार है तो हम कतरे नहीं पिला रहे। सो दैट ये चेंज आती है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से। हमारा मसला ये है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करते हैं ये वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं। वर्टिकल प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि ऊपर से साहब का हुक्म आएगा और नीचे से उसको ओबे करना है, और कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है। आप यकीन माने, जिस वक्त कम्युनिटी ये सबसे ज़्यादा ये वैक्सीन्स अच्छी गई थी, वो टीकू का दौर था, जब टीवी पे टीकू के इश्तहार चलते थे, लोगों को बताया जाता था कि इन टीकों का क्या फ़ायदा है और टीके ना लगाने का क्या नुकसान है। अब हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा जो मसाइल आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि टीचर्स कहते हैं, टीचर्स लिटरली टीचर्स ने इनकार किए हैं बच्चों के टीके ना लगाने के लिए। कल मैंने खबर सुनी है कि जी वो एक खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने ये नहीं, इस्लामाबाद में उन्होंने स्कूलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया कि जी इन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया, लिहाजा इन स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा रही है। खुदा का नाम लीजिए, ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम, हमको यहाँ पे सियासत नहीं कर रहे, हमको यहाँ पे कोई मतलब जो है हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वो जबरदस्ती मत करें, अवाम को कॉन्फिडेंस में लें। जब तक अवाम कॉन्फिडेंस में नहीं आती, आप जो मर्जी कर लेंगे, अवाम आपकी नहीं सुनेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा जो खुदा ना खास्ता शहादतें हुई हैं आपके पोलियो प्रोग्राम में हुई हैं। सो लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। वी नीड टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी, उसके बगैर नहीं होगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल में सर अगर वैक्सीन को कामयाब बनाना है तो जीपीज को ऑन बोर्ड ले लिया जाए पूरे पाकिस्तान में, तो बहुत आसानी से ये वैक्सीन कामयाब हो सकती सर आई है। वुड रिक्वेस्ट कि अब हम डॉक्टर नासिर राना की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट वुड आंसर मेनी क्वेश्चन, और अगर उसके बाद भी कुछ रह जाएं तो इट शुड बी गिवन अ चांस टू अदर्स। एक मिनट मुलाजिम साहब, मुझे 1 मिनट दे दीजिए सिर्फ। सर अगर इतना इम्पोर्टेंट है आपको तो रुकना चाहिए एंड तक ना, पर अपनी बात कहने के लिए। जी उनकी मैंने स्पीकर क्योंकि बेचारे की प्रेजेंटेशन तो सुन लें सर। मैं आधे साहब घंटे से काफी देर इंतजार। से कह रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, 2 मिनट कोई बात नहीं। जी रफीक साहब, काइंडली इजाजत। थैंक यू मुलाजिम वेरी साहब मच। अगर इजाजत दे दीजिए प्लीज। Assalamu alaikum. Dr. Rafiqul Hassan Khokhar. I'm a consultant pediatrician and family physician as well from Hyderabad, and member of Pakistan, life member of Pakistan Medical Association and Pediatric Association. नईम ज़फ़र साहब मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी लोग भी शायद जानते हों। मैं नईम ज़फ़र साहब की बात से 100% इत्तेफाक़त करता हूँ। पहली तो बात यह है कि हम लोगों को ये कह ही नहीं रहे हैं कि ये जो मीज़ल्स और रुबैला की हम वैक्सीन लगा रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। 9 महीने पे जो बच्चे को हम वैक्सीन लगा रहे हैं एमआर की, और 15 महीने पे लगा रहे हैं, ये वही वैक्सीन है। उसका हम एक और इजाफी डोज दे रहे हैं, चूँकि हमें एक खदशा है कि मीज़ल्स का एक आउटब्रेक आने वाला है, और हर साल इस मौसम में हमें बेसिकली, मैं नईम ज़फ़र साहब की 100% बात से इत्तेफाक करता हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि खुदा के वास्ते इनमें चीफ सेक्रेटरी, ये जो हेल्थ ब्यूरोक्रेसी है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डीएचओज हैं, इनको निकालें बीच में से।
ये इन्होंने बजाय काउंसलिंग के, बजाय प्यारे मोहब्बत से समझाने के, और इवन कैसर सज्जाद की साहब की बात सही है, 85 लोग हमारे फैमिली फिजिशियन, ये प्राइवेट सेक्टर पे मैंने डीएचओ को, डिप्टी कमिश्नर को 50 दफा कहा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, जनरल प्रैक्टिशनर्स को इन्वॉल्व करो, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। भाई ये सेम वैक्सीन है, कोई नई वैक्सीन नहीं है, सेम वो एमआर वैक्सीन जो आपके बच्चे को 9 महीने डॉक्टर नासिर, ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच। अब स्लाइड को आगे आप करेंगे या मैं करूंगा फिर? जी, मैं आपसे नहीं होगी, मैं आगे करूंगा। ये हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक तो हर थैंक यू सारों का कि सारे ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारी जो चीजें थी जैसे डॉक्टर वजिया ने कहा है, जो आगे डिस्कस होनी थी उनके सवाल जवाब में कई चीजें आ गई हैं बीच में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। इसमें जो चीजें, फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक तो डॉक्टर नईम जफर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक हमारे अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स कन्विंस नहीं होंगे ये कैंपेन कामयाब नहीं होगी। हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स वन पेज पे नहीं होंगे तो इश्यूज बनते रहेंगे, क्योंकि एक बंदा कोई एक स्टेटमेंट देता है, दूसरा बंदा कोई थोड़ी सी भी डिफरेंट स्टेटमेंट दे तो जो पेरेंट्स हैं, जो पब्लिक है, उनमें कन्फ्यूजन आ जाती है, और जब कन्फ्यूजन आ जाती है तो फिर चीजें स्मूथली नहीं जाती जैसे जानी चाहिए। तो एक तो ये है कि सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऐसी होनी चाहिए कि जो एक आफ्टर ए डिसीजन एक चीज डिसाइड हो जाए कि ये इस तरह करना है, तो फिर तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स को सेम स्टेटमेंट देनी चाहिए, पेशेंट्स को या टीचर्स को, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जो कि हम करते हैं, अक्सर लोग करते हैं। इसमें एक चीज जो हम डिस्कस हमेशा करते हैं कि इट इज ए हाईली कंटेजियस डिजीज। जैसे अभी पहले प्रोफेसर मसूद सादिक साहब ने कहा था कि लोगों का ख्याल है कोई बात नहीं, हल्का सा खसरा निकलना, दाने निकलना, फिर क्या हुआ। तो इससे डेथ्स भी होती हैं, और बहुत सारी डेथ्स होती हैं, थोड़ी नहीं होती। अभी शुरू होने से पहले मैं डॉक्टर वजिया को ये बता रहा था कि इवन हमारा एक रिलेटिव है, वो आउट ऑफ लाहौर रहता है, उसने कुछ दिन पहले फोन किया कि जी उसकी एज है 32-33 ईयर्स एज है उसकी, उसको भी मीजल्स हो गया आजकल की। तो ये मीजल्स अगर कोई अनइम्यून है, वैक्सीनेटेड नहीं है, तो किसी को भी हो सकता है। बड़ी और उम्र को भी हो सकता है, बड़ी जी उम्र सर, को भी हो सकता है। बड़ों को भी हो सकता है सर, अगर वो इम्यून नहीं है ड्यू टू एनी रीजन। आल्दो इन पाकिस्तानी कम्युनिटी चूंकि वो नॉन क्लिनिकल एक्सपोजर सारों को होता रहता है, तो इम्यून हो चुके होते हैं लोग जब बड़े होते हैं ना। ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां पाकिस्तान में, जैसे उनमें मीजल्स भी एक है, हेपेटाइटिस ए भी है, और भी इस तरह की बीमारियां, जब तक लोग बड़े होते हैं उस वक्त तक इम्यून हो चुके होते हैं एक्सपोजर होने। अब सब क्लिनिकल एक्सपोजर के बाद बीमारी नहीं होती, लेकिन वो इम्यून हो चुके होते हैं। लेकिन अगर कोई ना हुआ हो तो उसको भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज, थैंक यू। देर आर हम इसको कहते हैं कि ये अगर थोड़ा सा जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पसेस के टू टाइप्स ऑफ मिजल्स है। रेड मिजल्स है जिसको स्टैंडर्ड मिजल्स या आम कॉमनली हम जिसको कहते हैं खसरा कहते हैं, और एक जर्मन मिजल्स है जिसको रुबेला कहते हैं, जिसकी इन दोनों की कैंपेन चल रही है आजकल, मिजल्स एंड रुबेला एमआर की। और जो मिजल्स है इसका सेकंड नेम रोबियोला भी है, उसका रुबेला है, इसका रोबियोला है, जस्ट टू क्लियर द कंफ्यूजन अगर किसी को हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेटिस्टिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखें, जब 1963 में जब मीजल्स की वैक्सीनेशन उस वक्त बनी नहीं थी, स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ऑन एन एवरेज हर साल 25 लाख 30 लाख के करीब डेथ्स होती थी। ये 60s की बात है, अर्ली आप कर लें कि लेट 60s की बात है। और हर मेजर एपिडेमिक इसकी हर 2 से 3 साल के बाद आती थी। वो क्यों आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आती है, और इतनी ज्यादा डेथ्स हैं। और उस वक्त 60s में आजकल की जितनी पॉपुलेशन है, इससे दुनिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1/4 थी, या एटलीस्ट 1/3 थी। जिसका मतलब है कि अगर आज मीजल्स ना होती तो वो 30 लाख लोग ना होते, 1.5 करोड़ लोगों की हर साल डेथ होती, बच्चों की या एडोलेसेंट्स की, इतनी डेथ होनी थी अगर मीजल्स की वैक्सीन ना बनी होती। नेक्स्ट स्लाइड। और एस्टिमेटेड सर, पिछली स्लाइड पे 1 मिनट, ये अभी भी जो 2023 में, नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट 2023 में भी, जबकि इतना हाईली कवर्ड है मीजल्स की वैक्सीन के साथ, फिर भी 1 लाख डेथ्स दुनिया में रिपोर्ट हुई हैं इसकी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो इतना बड़ा नंबर है ना सर, ये बहुत सारी बीमारियां जिनके लिए हम बहुत सारी एफर्ट करते हैं, बहुत सारे पैसे लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, पेरेंट्स भी लगाते हैं, फैमिलीज लगाती हैं, स्टेट लगाती है, उनका नंबर ऑफ डेथ्स इतना नहीं है जितना इन बीमारियों से है, जिसमें बिल्कुल आप मिनिमल एफर्ट के साथ, थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप बहुत सारी
सेविंग कर सकते हैं। इसके साइन सिम्टम्स ऑफ मीजल्स यूजुअली बिगेन 10 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस। वायरस से पहले आ जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए कि कुछ इसके बड़े डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, आल्दो मतलब इसकी लैब से पहले ही हमें जो इससे डायग्नोसिस बन जाता है, बन जाना चाहिए, जिसमें फीवर है, कफ है, कोराइजा है, कंजक्टिवाइटिस है। ये 3 सी तो बड़े पॉपुलर हैं, हमेशा हर बुक में लिखे होते हैं। उसके अलावा अगर कोई देख सकता है, कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं इसमें, और फिर टिपिकल मैक्यूलो पेपुलर रैश है जो कि तमाम बॉडी पे आ जाता है। जब वो निकल आता है फिर तो इवन पेरेंट्स को भी पता लग जाता है, वो तो आके डॉक्टर को बताते हैं जिसको खसरा निकला है, बाहर नहीं उतर रहा। तो यानी ये डायग्नोसिस तो इवन फैमिलीज खुद भी कर लेती हैं। और एट रिस्क कौन है, जैसे हमने शुरू में कहा ना, एनी नॉन इम्यून पर्सन। नॉन इम्यून पर्सन वो भी हो सकता है कि जिसको वैक्सीनेशन तो हुई है लेकिन उसने इम्यूनिटी डेवलप नहीं की, या वो उसको वैक्सीनेशन ही नहीं हुई। वो जिसको वैक्सीनेशन हुई और इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, उसकी वजह मल्टीपल हो सकती हैं। मल्टीपल ये हो सकती है कि उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो हो सकता है कोई और बीमारी से सफर कर रहा हो उस वक्त, या हो सकता है वैक्सीन लगाने वाले का तरीका किस तरह का था, सही लगी है कि नहीं लगी। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि जी उसको वो नॉन इम्यून था। और सेकेंडली अनवैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो तो हैं ही हैं बेचारे, जो अनवैक्सीनेटेड होता है। एंड प्रेग्नेंट मदर्स आर आल्सो एट रिस्क, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज हुई होती है। नेक्स्ट स्लाइड। मीजल्स जो अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में कॉमन है, और स्पेशली जो पुअर कंट्रीज हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें अभी भी मीजल्स की डेथ नॉट ओनली इन पाकिस्तान के अलावा बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सब सहारन कंट्रीज हैं, उन सारों में अभी भी मीजल्स की आउटब्रेक्स आती रहती हैं। इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी आ जाती हैं ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट स्लाइड। और जो इसके साथ देखें, जो चिल्ड्रन विद मेल न्यूट्रिशन और अदर कॉजेज ऑफ वीक इम्यून सिस्टम, वो आर एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम मीजल्स। कि हम जैसे भी आपने पहले कहा था ना कि इसमें फिर डेथ किन की होती है, जो हेल्दी होगा उसको अगर मीजल्स होगा वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अगर कोई मेल नरिश्ड है, जिसको कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो वो स्टिल जो सा है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वो उसकी फिर भी डेथ हो सकती है। अच्छा, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। नंबर 1, एक तो इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है कि दिस इज द टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू द वायरस अंटिल द फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर। ये इंक्यूबेशन पीरियड है। इट लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 7 to 21 days with an average of 11 to 12 days. The infected person is not contagious during this stage. वो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी वो सिर्फ उसकी बॉडी में जाके वायरस सर्कुलेट करता है। प्रोड्रोमल फेज होती है 2 to 4 days बिफोर द रैश अपीयर्स। सिम्टम्स उस वक्त आना शुरू हो जाते हैं, हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, कफ, रनी नोज, कोराइजा वगैरह वगैरह। एंड कॉप्लिक स्पॉट्स सच एज विच आर स्मॉल वाइट स्पॉट्स इनसाइड द माउथ अपीयर अबाउट 2 days बिफोर द रैश। तो ये स्पॉट्स देख के पता लग जाता है कि मीजल्स इसको डेवलप होने लगा है, अभी टिपिकल रैश बॉडी पे डेवलप नहीं हुआ होता। दिस इज द टाइम व्हेन द पेशेंट इज मोस्ट कंटेजियस। नेक्स्ट स्लाइड। और उसके बाद जब प्रोड्रोमल के बाद उसमें फिर रैश, टिपिकल रैश डेवलप हो जाता है। जो रैश है इसका स्टार्ट्स फ्रॉम द फेस और बैक, बिगिंस ऑन द फेस और टिपिकली एट द हेयर लाइन एंड स्प्रेड्स डाउनवर्ड। And fever and other symptoms often peak when the rash appears. The rash is red, typical red confluent spots होते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वही 5, 6, 7 days, 8 days तक अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहता है। उसके बाद ग्रेजुअली सबसाइड करना शुरू हो जाता है। और इसकी रिकवरी का भी सेम पैटर्न में रिकवरी स्टार्ट होती है, फेस से इसकी रिकवरी स्टार्ट होती है। लेकिन जो कफ है दैट मे परसिस्ट फॉर वीक्स, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं कि जी इसकी खांसी नहीं जा रही, लेकिन फीवर उसका सबसाइड कर जाता है। द कंटेजियस पीरियड एंड्स अप्रोक्सीमेटली 4 days आफ्टर द रैश बिगिंस। रैश के बाद 4 दिन तक रहता है, उसके बाद उसका कंटेजियस पीरियड खत्म हो जाता है, लेकिन पेशेंट उससे पहले स्प्रेड कर चुका होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मीजल्स, जैसे मैंने पहले कहा कि इस वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कंटेजियस डिजीज है। इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं दे कैन सर्वाइव अप टू 2 hours। यानी अगर एक बच्चा है आपके ओपीडी में या किसी के घर में, स्कूल में इधर आया है, खांसी करता रहे, तो उसके वायरस उसके बाद भी घंटा 2 घंटे सर्वाइव कर सकता है, वो उसको बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। एंड इट इज सेड दैट 1 person इन्फेक्टेड बाय मीजल्स कैन इन्फेक्ट 9 out of 10 ऑफ देयर अनवैक्सीनेटेड क्लोज कॉन्टेक्ट्स। अगर एक जगह पे क्लोज कम्युनिटी में इतने बच्चे बाकी अनइम्यून हैं, तो वो एक बच्चे को होगा, तो इसीलिए लोग कहते हैं ना जी हमारे पूरे मोहल्ले में मीजल्स हो गया, या हमारे पूरे स्कूल में तो सारी क्लास में बच्चों को मीजल्स हो रहा है। तो इसकी वजह यही होती है कि वो बहुत सारे बच्चे अनइम्यून होते हैं या होते हैं अनवैक्सीनेटेड। नेक्स्ट स्लाइड।
मीजल्स आउटब्रेक्स कैन रिजल्ट मेनी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे मैंने पहले कहा, इंक्लूडिंग डेथ्स है। और जैसे यूरोपियन कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में अब नहीं है, लेकिन फिर भी जब लोग आजकल चूंकि इतनी फ्रीक्वेंट और फास्ट ट्रेवलिंग होती है, आज रात को इधर होते हैं तो अगले दिन किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में होते हैं, तो वो वायरस को इस तरह स्प्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो इंपॉर्टेंट वन है वो तो सीवियर मैलन्यूट्रिशन है, डायरिया है, ब्लाइंडनेस है, इंसेफेलाइटिस है, निमोनियाज है, सीवियर निमोनियाज होता है, और अल्टीमेटली डेथ है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके जरूर है फॉर, लेकिन एकेडमिक पर्पसेस के लिए या रिसर्च पर्पसेस के लिए करते हैं, अदरवाइज इसकी डायग्नोसिस की कोई जरूरत नहीं है कि लैब्स में हम जाएं और लैब से इसका टेस्ट कराएं जी। नेक्स्ट। ट्रीटमेंट, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें यह है कि उसकी डिहाइड्रेशन ना हो, उसको फीवर बहुत हाई ग्रेड ना रहे, उसको हम कम करें सिम्टोमेटिकली, ताकि ये ना हो कि उसको फिट्स होना शुरू हो जाए, फेब्रिल सीजर्स होना शुरू हो जाए, या और प्रॉब्लम हो। अगर नमूनिया होगा तो हम उसको नमूनिया को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। और एंटीबायोटिक्स की इसमें जरूरत पड़ सकती है अगर आप देखते हैं कि नमूनिया है और वो बैक्टीरियल नमूनिया में कन्वर्ट हो गया है, या आई इन्फेक्शन हो गई है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, उसमें सीवियर पसी डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है, या अगर कोई और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके ख्याल में अब इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पेशेंट कन्वर्ट हो चुका हुआ है। लेकिन जो चीज एक इंपॉर्टेंट है जिससे मीजल्स को आप कह लें किसी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है या इसकी रिकवरी में हेल्पफुल हो सकती है, वो विटामिन ए है। विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन है जो कि हम 24 आवर्स अपार्ट देते हैं, और अगर किसी में आई साइंस हो या सीवियर डेफिशिएंसी हो तो फिर 2 वीक्स के बाद फिर भी एक डोज इसकी देते हैं। और लोगों का ख्याल होता है कि शायद जो उनका बच्चा हेल्दी है तो उसको विटामिन ए की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को मिजल्स हो तो हेल्दी बच्चे को भी विटामिन ए की जरूरत होती है, क्योंकि इवन इन वेल नरिश्ड चिल्ड्रन विटामिन ए लेवल्स आर नॉट ऑप्टिमल एंड इट प्रिवेंट्स आई डैमेज एंड ब्लाइंडनेस व्हिच हैज सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। सो देने का इसका फायदा है। नेक्स्ट। कम्युनिटी वाइड इसकी जो प्रिवेंशन है सर, प्रिवेंशन में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। देखें, एक रूटीन वैक्सीनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड जो इसमें चीज है वो कम्युनिटी वाइड वैक्सीनेशन है या उसकी कंपेन्स है जो कि आजकल गवर्नमेंट ने 17 से शुरू की है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब कभी आए तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना होता है और उस कंपेन का हमें हिस्सा बनना होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। चिल्ड्रन हु रिसीव 2 डोजेज दे आर इम्यून। जो हमारे कंट्रीज में पहली डेवलपिंग कंट्रीज में पहली 9 मंथ पे देते हैं, फिर 15 महीने पे देते हैं। कई कंट्रीज में पहली डोज 1 साल पे दे के दूसरी वो 1.5 साल पे देते हैं। या थोड़ा सा स्केड्यूल डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द इम्यून स्टेटस ऑफ द मदर्स एंड द चिल्ड्रन, तो थोड़ा सा वेरिएबल है, लेकिन 2 डोजेस को कहते हैं कि अगर किसी को लगी हुई है तो वो दैट इज दे आर इम्यून। नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है, ये सेम। नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसे मैंने पहले कहा था कि इसकी जो प्रॉपर प्रिवेंशन है वो रूटीन मीजल्स वैक्सीनेशन प्लस मैस इम्यूनाइजेशन कंपेन्स इन कंट्रीज विद हाई केस रेट्स, दैट इज अ क्रूशियल। और इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट वैक्सीन के, मतलब अगर उनके जो अगर डॉलर्स में भी देखा जाए तो उसको कहते हैं कि एक चाइल्ड पे $1 पर चाइल्ड कॉस्ट आती है, जो कि बड़ी मिनिमल है। पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये और भी इसमें कम आती है। नेक्स्ट। In 2023, 74% of the children received both doses of the measles vaccine, and about 83% of the world's children received 1 dose of the measles vaccine by their first birthday. जिसकी वजह से ये जो है इसकी ऑफ एंड ऑन इसकी वो आ जाती हैं, एपिडेमिक्स भी आ जाती हैं। और अभी भी वो कहते हैं दुनिया में 22 मिलियन चिल्ड्रन अनवैक्सीनेटेड हैं। जो इसकी हर आ जाती है इसकी सर वो एपिडेमिक आ जाती 2, 3, 4 साल के बाद, वो इसी वजह से आ जाती ना। जैसे अभी पाकिस्तान में कोई 3, 3.5 करोड़ लोग हैं, बच्चे हैं जो 5 साल से नीचे हैं। अब उनको वैक्सीनेशन करनी है, अगर उनमें से 1% भी बच्चे रह जाएं, जो कि 1% तो ज्यादा ही रहते हैं, तो 1% बच्चों का भी मतलब है कि 3, 3.5 लाख, और 10% का मतलब 35 लाख। अगर किसी कम्युनिटी में 35 लाख बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं तो वो डेफिनेटली इसकी जो स्प्रेड है उसको नहीं रुकने देते, वो आगे से आगे स्प्रेड करते जाते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ पे स्प्रेड करती जाती है। और जैसे पहले डिस्कस हुआ है कि अगर हम जैसे पोलियो की हर्ड इम्यूनिटी का एडवांटेज लेते हैं, अगर इसकी हर्ड इम्यूनिटी का एडवांटेज लेना है तो हमने 95% लोगों को वैक्सीनेट करना है, ताकि अगर 5% को रह भी जाएंगे तो एटलीस्ट वो खुद तो उनको डिजीज हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वो इसको स्प्रेड नहीं होगी। वो एक को होगी, वो उसी से आगे खत्म हो जाएगा, वायरस आगे स्प्रेड नहीं करेगा कम्युनिटी में। नेक्स्ट स्लाइड।
ये रुबेला जो है वो, चूंकि कंपेन साथ ही चल रही है मीजल्स की और रुबेला की, तो फ्यू स्लाइड्स हैं रुबेला के बारे में। रुबेला इज क्लिनिकली क्वाइट ए माइल्ड डिजीज, और इसको आमतौर पे कहते हैं 3 days मीजल्स। हल्का सा रैश निकलता है और उसके बाद सबसाइड हो जाता है, लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट मदर्स को हो, उससे मतलब के लिए इट्स वेरी मच डेंजरस। नेक्स्ट स्लाइड। और इसका जो थोड़ा सा जो डिफरेंसेस आते हैं कि वो रुबेला मोस्ट ऑफन अपीयर 2 to 3 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस। इसका थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड और इसका सिम्टम्स फर्क हैं, और सिम्टम्स की जो कुछ तो सिम्टम्स इसके माइल्ड होते हैं, जैसे माइल्ड फीवर है, हेडेक है। नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें एक जो डिफरेंस है उससे अगर ना हो तो आल्दो मीजल्स के रैश की निस्बत ये काफी कम होता है, लेकिन टेंडर लिम्फ नोड्स इज वन ऑफ द फीचर्स को कहते हैं, जिसमें लिम्फ नोड्स होती हैं और जो कि टेंडर पेनफुल होती हैं। ये उससे एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, अपार्ट फ्रॉम द सेवेरिटी और हाई ग्रेड फीवर और कफ, कंजक्टिवाइटिस, कोराइजा, उन चीजों से हट के एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसमिशन इसकी भी सर कफ के साथ ही है, और along with it can also spread through direct contact with infected mucus from the nose and throat, and it can be passed from pregnant mothers to their children. Next. It is contagious from about 1 week before the rash starts until about 1 week after the rash goes away. इसका थोड़ा सा contagious period prolong है, इसलिए लोगों को पता नहीं लगता कि कहाँ से कांटेक्ट हुआ और कब हो गया और कब तक होता रहा, इसलिए वो लोग कहते हैं पता नहीं ये कहाँ से आ गया। लेकिन इसकी भी एक अच्छी चीज ये है कि वंस यू हैव द डिजीज यू आर लाइकली टू बी इम्यून फॉर लाइफ। नेक्स्ट। कॉम्प्लिकेशंस इसकी बच्चों में तो अगर किसी जैसे 2, 4, 5 साल के बच्चे को होगा या किसी बड़े को होगा तो वो तो बड़ी आप सब नेग्लिजिबल कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसका जो सारा मसला है वो कॉम्प्लिकेशंस मदर के लिए है कि द इफेक्ट ऑफ रुबेला जो सा है उसके जो है अनबॉर्न चाइल्ड उसमें बहुत ज्यादा है, स्पेशली इनिशियल जो 12 वीक्स है उसमें अगर किसी को मदर को होता है तो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम के होने के चांसेस 85% है। 85% तो बहुत बड़ा नंबर है ना, कि अगर पहले ट्राइमेस्टर में हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। और अगर वो 13 वीक से 16 वीक्स के दरमियान होता है, यानी आप समझ लें कि 12 से 4 से 5 हफ्ते के जो महीने बन जाते हैं, 3-4 महीने, उसमें 50% चांस है। और उसके बाद अगर सेकंड हाफ ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर में भी होता है तो 25% चांस फिर भी है, यानी बहुत उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, और उसमें से ये नंबर इसका प्रेवलेंस रिस्क बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे अभी डॉक्टर मसूद सादिक ने कहा था कि वो आए दिन देखते रहते हैं पेशेंट्स को कंजेनिटल हार्ट डिजीज वाले। आल्दो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन 1 और मोर इसमें हो सकती हैं, जिसमें ग्रोथ डिले है, कैटरेक्ट है, डेफनेस है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, हियरिंग इश्यूज हैं, आईक्यू का प्रॉब्लम है बच्चों का, माइक्रोसेफलिक है। और इनमें से कोई भी एक हो जाए, आल्दो एक बच्चे में ज्यादा भी हो सकती हैं और होती हैं, लेकिन अगर कोई एक भी हो जाए तो वो पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए और उस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग एक मिजरी है, जो कि एक छोटी सी वैक्सीन से। पहले मार्केट में है। नेक्स्ट स्लाइड। तो काफी दे छोटा साश गिनने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, हाँ पिछली स्लाइड सर। अब देखें इसमें सर, हाँ जी, इसमें एलिमिनेशन, रुबेला की एलिमिनेशन, जैसे हमने तो अभी बहुत सारी बीमारियों के बारे में और सोच रहे हैं कि एलिमिनेट कम करेंगे या कैसे करेंगे। यूएस क्लेम्स दैट के उनका ऑलमोस्ट 2003-2004 के बाद उन्होंने इसको एलिमिनेट कर लिया, सॉर्ट ऑफ इन द मतलब इस सेंस में वो बात करते हैं कि उसके बाद कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम के बच्चे उनके यहाँ पे वहाँ पे नहीं हो रहे, क्योंकि वो मदर्स को एक तो इम्यून किया होता है, फिर उनका इम्यून स्टेटस चेक करते हैं, फिर वो इनिशियली इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग करते हैं कि वो अब ऑलमोस्ट वहाँ पे कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम और रुबेला के वो कहते हैं हमने एलिमिनेट कर लिया हुआ है। आल्दो फिर भी पेशेंट्स इधर उधर से ट्रांसफर होकर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद चले जाते हैं वहाँ पे। कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम को डायग्नोज करने का एक तो उसके जो फीचर्स इतने सारे उससे पता लग जाता है, लेकिन उसके बाद बावजूद अगर मदर में इसका टेस्ट होता है, मदर से इसका टेस्ट किया जाए, जो स्क्रीन किया जाता है, पाकिस्तान में भी किया जाता है वैसे बहुत सारा, लेकिन अभी भी उस लेवल का नहीं होता, उससे भी पता लग जाता है कि रुबेला है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड सर। और जो अगर आप देखना चाहते हैं कि फीटल डायग्नोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के इफ यू गेट रुबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में रिकमेंड सर्टेन टेस्ट्स,
जो कि एमनियोसेंटेसिस है, क्रोनिक विलस सैंपलिंग है और फीटल ब्लड सैंपलिंग है, उससे पता लग जाता है। अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड वगैरह की फाइंडिंग से भी आइडिया हो जाता है कि इसको प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। और डायग्नोसिस आफ्टर बर्थ है, एक तो क्लिनिकल है, और अगर आप चाहें तो इसका लाइजा का टेस्ट भी करवा सकते हैं। मैनेजमेंट अगेन, इसकी डायरेक्ट ट्रीटमेंट या कोई आप समझ लें कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। कुछ चीजें तो परमानेंट डैमेज है, लाइक हेयरिंग लॉस है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसमें सिर्फ आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते अगर इसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। लेकिन कुछ चीजें उसमें ट्रीटेबल भी हैं, लाइक स्पेशली अगर हार्ट डिजीज है, कोई इस तरह के बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का नहीं है, आप उसकी सर्जरी करके आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा ज़ाहिर है एक लंबा प्रोसेस है। और इसकी भी प्रिवेंशन अगेन है उसी तरह के वैक्सीनेशन के साथ है। अब MMR की वैक्सीन लगती है हमेशा से, सारी दुनिया में बड़े अरसे से लग रही है। अब 12 महीने पे कोई लगा रहा है, कोई 15 पे लगा रहा है। सेकंड डोज वो 4 से 6 साल के दौरान लगाते हैं। इससे कहते हैं जब ये वैक्सीन 2 टीके लग जाते हैं तो इसकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या जिसको हम लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कहते हैं, उसको वो कह सकते हैं कि जी इट प्रोटेक्ट्स फॉर द लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो अभी पहले बात की थी कि जी जो बोलना किसने है, किसने मना करना है कि वैक्सीन की कैंपेन में क्या है कि इसमें, जैसे अभी वो तो कहते हैं हेल्थ प्रोफेशनल भी जो एक्सपर्ट नहीं है वो भी अपनी राय ना दें। तो उसमें चाइना हमेशा जैसे लीड ले रहा है हर चीज में, उन्होंने कह दी जी नो डिग्री नो ओपिनियन अबाउट, ओनली डिग्री होल्डर्स कैन comment or discuss about health, finance and education. Others might face a fine of 100,000 yuan. इतना जुर्माना अगर हम पाकिस्तान में भी रख देंगे तो ये जो नॉन एक्सपर्ट्स हैं ये बंद कर देंगे अपने मशवरे देने। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर्स पहले बहुत सारे जवाब हो चुके हैं, और क्वेश्चन होंगे तो मोस्ट वेलकम जी। Thank you so much, Dr. Nasir Rana, and once again, I will ask Dr. Kaleem Saab if you want to add something, Dr. Kaleem. Dr. Kaleem Ali Saab. जी सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बड़ी ज़बरदस्त और कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी बहुत ज़बरदस्त राना साहब ने जी, और सारी बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी। डिजीज़ का प्रोसेस क्या है, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, और हमें क्यों पार्ट बनना चाहिए कैंपेन्स का। तो बस इसमें ऐड यही हो सकता है कि देखिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी लेवल पे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को हम किस तरीके से अगर क्लियर कर सकें लोगों की, और उनको जिस तरह आपने आज सर ये प्रोवाइड किया फोरम लोगों को, इस तरह के फोरम अगर होते रहें और मीडिया की जो है वो यूटिलाइजेशन हो सके, और इसी तरीके से जैसे पहले भी बात हुई, मस्जिद और मेंबर और स्कूल और उस्ताद, ये सारे लोग इन्वॉल्व जब तक नहीं होंगे, हम यकजा होके यक जुबान होके ये सारी चीज़ों को लेके नहीं चलेंगे, तो चीज़ों में कामयाबी का तनासुब या चांस कम हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिले में यही है मजीद के। और दूसरी एक और बात, MR के अंदर हमें ज्यादा स्ट्रेस मेरा ख्याल है रूबेला के फैक्टर के ऊपर जरूर करना चाहिए, क्योंकि रूबेला ऐसी चीज है जो कि बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, डेथ और बाकी चीजें सारी हैं। तो ये अवेयरनेस अगर क्रिएट करेंगे तो MR की एक्सेप्टेंस शायद ज्यादा बेहतर तरीके से भी लोगों को हो सके। मीजल्स का तो लोगों को आइडिया है ही है, तो रूबेला को थोड़ा रूबेला का लोगों को बहुत कम आइडिया है। जी सर, तो इसको स्ट्रेस करने की जरूरत है सर। जी डॉक्टर वजिया, कैन यू ऐड फ्यू थिंग्स एट द एंड? सर आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि जो डॉक्टर नासिर राना ने शुरू में प्रेजेंट किया था कि मीजल्स की जो सर्ज है जो आई है कंपैरेटिव टू 2022 टू 2023, और वो जो 1 लाख डेथ्स थी, दे वर मेनली रिपोर्टेड in patients who were unvaccinated or under vaccinated and specifically in African regions। और सर इसकी एक बहुत बड़ी वजह उस टाइम में जो 2023 में सर्ज है उसकी थी मिसिंग द वैक्सीन शॉट्स ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक। और ये वो सिस्टमेटिक रिव्यू जिसमें वो है करता है, और हमारी अपनी स्टडी थी जो कि हमने पब्लिश की थी, जिसमें हमने भी ये किया था डॉक्यूमेंट कि जो कोविड पेंडेमिक है उसने किस तरह से EPI वैक्सीन को अफेक्ट किया है। एंड इन दैट वी सेड दैट ऑलमोस्ट 4.3% बच्चों ने फर्स्ट शॉट मिस किया था मीजल का,
और 3.6% ने तकरीबन कोई अपना सेकंड शॉट जो है वो मीजल वैक्सीन का मिस किया था। इसलिए वो कहते हैं जो पेंडेमिक के असरात हैं वो उसकी वजह से भी एक सर्ज जो है मीजल के अंदर कंपैरेटिवली आई थी। बाकी जहां तक है ये वाली जो वैक्सीन है ये 2 डोजेज अगर इफेक्टिव होती हैं तो 97% इम्यूनिटी देती हैं, लेकिन अगर फिर भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट किसी से होता है जो कि स्पेसिफिकली बच्चों में पॉसिबल हो जाता है तो स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। मैं फिर सर अपनी बात को यहाँ पे एंड करूंगी कि हम डॉक्टर्स के जहन से नहीं निकाल सके कि उन्होंने ये नहीं कहना कि 2 शॉट लग चुके हैं तो ये शॉट वो मतलब डॉक्टर समझते हैं कि वी वुड बी कंसिडर टू बी अ वेरी गुड पीडियाट्रिशियन अगर हम उनकी हाँ में हाँ मिला देंगे, और अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि 2 शॉट लग चुके हैं और अब इस शॉट की जरूरत नहीं है तो वी वुड बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड पीडियाट्रिशियन। जबकि ऐसा नहीं है। जब आप एक को डिस्करेज कर देते हैं तो आप पूरी कैंपेन को अफेक्ट कर देते हैं। आप लोगों के जहनों में बिठा देते हैं कि इट्स एन एक्स्ट्रा शॉट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर चाइल्ड। उनके बच्चे के लिए शायद ये जरूरी हो ना हो, इट्स अ वेरी एसेंशियल शॉट फॉर द कम्युनिटी। जब आप एक बच्चे को डिस्करेज करते हैं लगवाने से तो आप पूरी कम्युनिटी को मुतासिर पूरी करते हैं, कम्युनिटी को क्योंकि तब तक डिस्करेज हम करें। मीजल्स को नहीं रोक सकते जब तक 95% कवरेज नहीं होगी। और बच्चे जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं वायरस को, तो वो जब तक आप बच्चों को इम्यूनाइज नहीं करेंगे तो आप कम्युनिटी में स्प्रेड को नहीं रोक सकेंगे। थैंक यू सर। प्रोफेसर मुनीर डॉक्टर साहब आपका सवाल जी, यू कैन आस्क द डॉक्टर क्वेश्चन मुलाजिम प्रोफेसर मुनीर। जी जी डॉक्टर नासिर। डॉक्टर मुलाजिम, अभी एक डॉक्टर नईम जफर ने ना चैट में क्वेश्चन किया था कि 1000 डेथ्स अगर अच्छी वैक्सीन के बाद सेफ वैक्सीन के बावजूद हो रही तो क्यों हो रही। वो असल हाँ में ना जब हमारा ईपीए की कवरेज है ना उसमें जब हम कहते हैं हमारी कवरेज ही 92% हो गई, 93% हो गई, जब भी इवेल्युएट किया जाता है जो 92 93 ना, जो शुरू के इनिशियल टीके होते हैं ना उस वक्त जब बच्चा हाँ पैदा होता है लोग हाँ हाँ हाँ। 1.5 महीना 2 महीने 2.5 महीने पे तो लगवा लेते हैं, वो तो कि 90% तक चले जाते हैं। लेकिन वो करते करते जब मीजल्स की वैक्सीन आती है ना, एमआर की वैक्सीन, उसमें कवरेज करते करते वो रह जाती है 80-85%। और वो वो जो भूल मैं जाता है। हाँ वो कम हो जाती है, और 15 महीने वाले तो अक्सर लोगों ने लगवाया ही नहीं होता। अब नहीं उसमें लगवाया होता होता, है, भूल जाते हाँ हैं। उसमें होता यही है कि अगर देखें वो 10%, हमारी चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, इवन लाहौर की पॉपुलेशन अगर 1.5 करोड़ है तो इसमें भी कोई आप समझ लें कि 10-15 लाख बच्चा तो इससे इसमें कम कितने है ना। बच्चे होंगे? हाँ इतने बच्चे तो हाँ होंगे नहीं। हाँ 10% का मतलब है 10-15 हजार तो ऐसे ही बन जाता है, दो चार जी परसेंट बिल्कुल बिल्कुल में। बिल्कुल तो बिल्कुल दो बिल्कुल। मतलब 10-15 हजार भी अनवैक्सीनेटेड रह जाए अगर, तो वो तो फिर इसीलिए फिर खत्म नहीं स्प्रेड होता। करेगा। और जी 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 प्रोफेसर मुनीर साहब। जी मुनीर साहब, यू हैव जी जी प्रोफेसर मुनीर साहब, पूछें पूछें सवाल। उनको को अनम्यूट कर लेना, वो अनम्यूट जी उन्होंने मैंने म्यूट अनम्यूट मैंने कर दिया उनको। नहीं जी उन्होंने खुद किया। जी कैसर सजाद आप करें सवाल। जी शुक्रिया बहुत बहुत मुलाजिम साहब। एक तो एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन थी, बहुत जबरदस्त। और देखें हमारी एक्सीलेंट और टाइम के मुताबिक हमने इसको चुना, टाइम के और मुताबिक ये जो हुआ, वेबिनार है हालांकि ये हम हमारी एक जहाद है कि बिल्कुल हम इनके साथ मिलके बच्चों वालों के साथ मिलके ये कर रहे हैं। अब बिल्कुल सही है। और मुलाजम मैं साहब मुझे 2 मिनट दे देना। जी सर मैं एक आपको चीज कहा ये था, कहना लेकिन चाहता अब हूँ कैसर कि सजाद के बाद। ये जो है चले जैसे आपकी मर्जी है। अल्लाह का शुक्र है कि एक साहब ने कहा कि ये जो वेबिनार है इसको चलना चाहिए, बहुत इम्प्रेस हुए वो। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इनको बता दूं कि ये 144th वेबिनार पीएमए का हो रहा है, और इसका जो क्रेडिट है ये जो है सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि उनको जाता है, जिनकी मेहनत अल्लाह की से तरफ ये से। सिलसिला चल रहा है। नंबर 1 मुलाजिम साहब, एंड नंबर 2 मेरी बहन डॉक्टर सलमा सलमा कुंडी कुंडी। साहिबा। तो इनकी वजह से ये वेबिनार आज 144th वेबिनार है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे ये एक तरह का हमारे लिए तो तालीम बालगान है। हम तो इसको समझते हैं कि हम रोजाना सीखते हैं इस एतवार के एतवार। और मैं जाहिर है सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि एतवार को इस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है पार्टिसिपेट करना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 38 लोग अभी भी जी जी इसमें 38 शामिल हैं। तक 40 तक गए हैं लोग आज। 40 तक गए हैं, बिल्कुल गए हैं। अच्छा जी अच्छा मुलाजम साहब, मैं सिर्फ एक एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐड करूंगा, एक अभी मैं भूल के नाम जिन्होंने बोला था कि शामिल करें सबको। देखें इसमें मैं फिर बार बार यही कहूंगा, पहले भी मैं पीएमए के प्लेटफॉर्म से भी कहता रहा हूँ और पीएमए का भी यही वर्जन है कि अगर हमारे ईपीआई प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमने वैक्सीनेशन एक स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, तो देखें नंबर 1 पे जो है ना हमारे जितने भी जीपीज हैं, आप उनको ऑन बोर्ड ले लें।
देखें, जो पेशेंट है वो सबसे ज्यादा क्लोज रहता है जीपीज से। जीपीज जो कहता है ना, वो उसको वो बस वो समझ जाता है कि बस यही काम मुझे करना है। यानी कि अगर जीपी ने मेरे पास पेशेंट भेजा है कि इसकी टॉन्सिलेक्टमी करनी है, और मैं उसको कह रहा हूं कि नहीं, आपका ऑपरेशन नहीं हो वो सकता, उसे आपको टॉन्सिलेक्टमी करवाएगा, बिल्कुल। वो कहता है नहीं सर वो करना है, तो अगर मैंने मना कर दिया तो 6 महीने बाद वापस आ जाता है कि सर वो हमने ऑपरेशन करा लिया था फुप्पा के कहने पे, फला के कहने पे, लेकिन इसका तो मसला बढ़ गया। तो पॉइंट ये है कि जीपीज को अगर आप ऑन बोर्ड ले लेंगे सिर्फ वैक्सीनेशन से, तो बहुत सारे मामला दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि कम्युनिटी के अंदर उनकी बात सुनी जाती है, उनको पहले बताएं, उनको कन्विंस करें मिसकंसेप्शन और द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैक्सीन्स, कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। तीसरी बात, उनको बताएं कि जी हमारे मुल्क में ज्यादा पैसा क्यूरेटिव साइड पे किया जाता है, खुदारा आप प्रिवेंटिव साइड पे पैसे खर्च करें, आप मच्छर को खत्म करें, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के पीछे मत जाएं। सिंपल सी बात है कि पानी साफ प्रोवाइड करें, 66% बीमारियां हमारे मुल्क से खत्म हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है। तो आज मैं बड़ा लकी हूं कि इतने सारे पीडियाट्रिशियन हैं। अगर ये पीडियाट्रिशियन एक कोई मूव करें, आपकी एसोसिएशन बड़ी स्ट्रांग है, आप करें कि जी ये जीपीज को गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले, जब ये कंपेन करती है तो जीपीज की जब तमाम क्लिनिक पे ये सारा सिस्टम मौजूद हो और वो जीपीज कह रहे हो कि जी ये लगाना है, आपको हर को जी अल्लाह लगाना है। करे कैसर सजाद आपकी ये दुआ कबूल हो, और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर मुनीर साहब, आपका सवाल। प्रोफेसर मुनीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर बात कर रहा हूँ, जी सर, रिटायर्ड मैं आपका प्रोफेसर। तारुफ करा दिया। जी, मेरा जो सवाल है वो जरा डिफरेंट है। आपने सिम्टम्स की बात की, वैक्सीनेशन की बात की। मेरा जो एक आइडिया और जो समझ है वो ये है कि जो नई स्ट्रेन्स का इवॉल्व होना, इन्फ्लुएंजा ले ले और दूसरी जो है जिसमें एंटीजेनिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन और एंटीजेनिक मॉड्यूलेशन होती है, जिसकी वजह से नई स्टेज पैदा होती है। तो क्या जो ऑनरेबल प्रेजेंटर है वो मुझे बता प्रोफेसर सकते नासिर हैं राना साहब। कि इसमें किस हद तक जेनेटिक वेरिएशन और एंटीजेनिक मॉड्यूलेशन और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का रोल है वैक्सीन फेलियर्स के अंदर। आपने बात की कोल्ड चेन की, और ये है कि उस दौरान में वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इस एंगल से आप मुझे बता सकते हैं कि कितने % फेलियर हो रहा है, या मीजल्स की जो नई स्ट्रेन्स आ रही है उनका क्या रेट है? जी डॉक्टर नासिर राना, बड़ा अच्छा सवाल है, फिर मैं भी दूंगा जवाब। जी डॉक्टर नासिर राना। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। वाकई बड़ा अच्छा सवाल है। असल में बात यह है कि अभी तक जो चल रही है ना, हमारी जो वैक्सीनेशन हो रही है, अभी हम बेसिक पे ही फंसे होते हैं कि जी इसकी कवरेज 85%, 82%। और अभी जब हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पूरा एक मीजल्स का वार्ड हम बनाते हैं सीजन में, और उसमें एट वन गिवन टाइम 40-50 मरीज होते हैं, और डेली 15-20 आ रहे होते हैं, 10-12 डिस्चार्ज, 10-12 आ गए, 10-12 डिस्चार्ज। अभी तो ये सूरत हाल होती है। हम उसको जब फॉलो करते हैं ना, तो उनमें से मेजॉरिटी ने इंजेक्शन नहीं लगाया होता। हाँ, जब जिस दिन ये होगा ना कि सारों ने वैक्सीनेशन कराई होगी और उसके बाद भी उन लोगों को होना शुरू होगा, फिर हम सोचेंगे कि वाकई इसमें ड्रिफ्ट भी आ रही है। और उसके लिए फिर वही बात है कि रिसर्च चाहिए, रिसर्च लैब्स चाहिए, फंडिंग चाहिए। लेकिन हम चूंकि अभी बेसिक्स पे ही रहे हैं, तो इसलिए इसके ऊपर कोई रिसर्च हमारी है नहीं। हमारी रिसर्च तो सिर्फ इसी के ऊपर है कि मीजल्स हुआ, कितनों को कॉम्प्लिकेशन हुई, कितने अनवैक्सीनेटेड आ गए थे, उन्होंने क्यों नहीं लगवाई। हमारी तो अभी तक उस पे है, वायरस को डिटेक्ट करना करके। हाँ, उससे ऊपर हम जो थोड़ा सा लेवल पे गए हुए हैं, वो हम सिर्फ ये गए हैं कि हमने एंटीबॉडीज कराई हैं, कि कितनों को एंटीबॉडीज डेवलप हुई है कि नहीं, सीरो कन्वर्जन हुआ है कि नहीं। वो मैंने बताया था। हम उसकी एक हमारी ऑन गोइंग स्टडी चल रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि कितनों में आईजीएम एंटीबॉडीज आ गई हैं। वो अभी जितने रिजल्ट आए हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनमें सीरो कन्वर्जन हुई है, बहुत सारों में नहीं हुई। जब पूरा रिजल्ट आएगा वो भी कर लेंगे, इसको हम इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पहले हम अभी सीरो कन्वर्जन पे देख रहे हैं, फिर वायरस को डिटेक्ट करके, फिर वायरस की वो जो उसकी है ड्रिफ्टिंग है। म्यूटेशन को, और फिर हाँ, उसके बाद। वो जी शायद डॉक्टर। मुलाजिम साहब, एक छोटा सा सवाल और भी है। जी सर, जी जी सर, जी हाँ, सर, आप सीनियर हैं, सबसे ज्यादा उस्ताद हैं उस्तादों। जी सर। दूसरा सवाल ये है कि जैसे बहुत सी वायरल डिजीज में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस होता है, क्या मीजल्स में
पोस्ट एक्सपोजर प्रेफिलेक्सिस यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन का या पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या हो रही है, या पोस्ट एक्सपोजर एक्टिव इम्यूनाइजेशन या पैसिव इम्यूनाइजेशन का कोई रोल है? सर जी जो जी डॉक्टर है नासिर ना राना, पोस्ट, जी ये सर, भी जो बहुत अच्छा सवाल है इनका। पोस्ट एक्सपोजर जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन तो ये है ना कि उसको एंटीबॉडीज दी जाएं, अगर मीजल्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हों वो दी जाएं, वो तो हो गया पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन है कि उसको दोबारा इम्यून किया जाए। जिसको एक दफा मीजल्स हो गया तो उसकी अपनी एक्टिव इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो नहीं लाइफ सर, मैं लॉन्ग। पूछ ये रहा हूं कि एक्सपोजर के दौरान, यानी आपको फॉर एग्जांपल एक चीज है कि प्रोड्रोमल सिम्टम से कोई स्मार्ट या बहुत जो है काबिल पीडियाट्रिशियन डायग्नोज कर लेता है, और इसमें हम फॉर एग्जांपल ये हेपेटाइटिस ए में भी दे देते हैं। सर आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। आई एम डॉक्टर वजीर रिजवान, एसोसिएट प्रोफेसर इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। अगर क्या कहते हैं पेशेंट इम्यून नहीं है और आपका एक्सपोजर हुआ है तो बेस्ट हाँ, होता ये है सवाल कि यही है मुनीर साहब। 72 आवर्स के अंदर अंदर उसको आप एमएमआर या उसको 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप मीजल की वैक्सीन लगा देते हैं तो वो प्रोटेक्टिव हो सकती है। और सिक्स डेज That's the मैक्सिमम विंडो answer I पीरियड है, wanted to ask. उसको कर सकते हैं। और सर आपने जो बहुत आपके अच्छा जवाब पहले दिया है मैडम। सर जो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था, जो सर मीजल है कंपेयर टू फ्लू, जो वायरसेस हैं उसमें जो जेनेटिक, सर इसकी जेनेटिक्स जरूर डिफरेंट हो सकती है मीजल की, लेकिन इसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट नहीं होती है क्योंकि जो इसकी एंटीजेनिक साइट्स हैं वो डिफर नहीं करती हैं इतनी ज्यादा, इसीलिए जब हम मुनीर मीजल से साहब, ये वैक्सीनेट बहुत कर देते इनका हैं जवाब है तो कि इट्स लाइफ मीजल में लॉन्ग और रुबेला इम्यूनिटी। में नहीं करती इतना की जेनेटिक। जी सर इसकी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट अभी तक, क्योंकि हम पाकिस्तान में बेशक नहीं कर सकते लेकिन वर्ल्ड वाइड स्टडीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि इसकी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट नहीं होती है, इसीलिए मीजल की जो वैक्सीन होती है वो लाइफ लॉन्ग कंसिडर होती है। और सर ये जो मीजल जनरली स्प्रेड होता है ये या तो अंडर वैक्सीनेटेड में होता है या अनवैक्सीनेटेड में होता है, या मेल न्यूट्रिशन की वजह से, या जिनका कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि बच्चे होते हैं वो आपस में खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, उधर से भी उनका हो जाता है। और ये फिर ये जो सर्च थोड़ी सी आई थी, ये पैंडेमिक ने, हमारी स्टडीज हैं जिसने प्रूव किया था कि मीजल वैक्सीनेशन डिसरप्ट हुई थी, तो उसकी वजह से ये सर्च जो है जो आई हुई है। क्योंकि सर जिन बच्चों ने अपनी मीजल की वैक्सीन मिस कर दी वो मिस हो गई, क्योंकि आपको पता है कि एक बार जब वो 15 मंथ से ऊपर है तो जनरली ईपीआई में वो फिर उस तरह से उनको एंटरटेन नहीं करते कि मिस वैक्सीन भी वो कवर नहीं होती क्योंकि वो वहां जाते नहीं है। और ये बड़ा कॉमन होता है कि वो सेकेंड डोज हमारे पास क्योंकि पेशेंट्स आते हैं तो कई बार उन्होंने 1 डोज लगाई होती है 9 मंथ्स की, लेकिन उसके बाद 15 पे उन्होंने नहीं लगाई होती। मुलाजिम साहब एक छोटा सा सवाल और करने दें। जी सर, लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन सर, बाकियों के हाथ खड़े। जी सर, क्या ये मुमकिन है मीजल्स क्या मरीज देख के कि आपको कोई ऐसी साइन या ऐसी फोरकास्टिंग कि इसको जो है जो ब्रेन की कॉम्प्लिकेशन एनकेफेलाइटिस जो खास किस्म का होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो हो रहा है? मैं आप लोग प्रोफेसर टीपू सुल्तान से बात करूंगा। प्रोफेसर टीपू सुल्तान, आप इसका जवाब देंगे? जी जी बिल्कुल, मैं सर सुन रहा प्रोफेसर हूँ। टीपू, सबसे पहले तो वेलकम आप। जी 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 मैं क्योंकि पहले मुनीर साहब पूरा आपके न्यूरोलॉजी का क्वेश्चन है तो आप जवाब। जी जी सर। जी मुनीर साहब क्वेश्चन मुकम्मल हो गया तो मैं फिर जी क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। जी इज देयर जी एनी उसमें वार्निंग साइन टू फोरकास्ट द जी डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन? अच्छा जी, उसमें ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। मीजल्स के अंदर दो तरह की न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो उसकी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, जैसे अभी आपने फरमाया कि मीजल्स एनसेफेलाइटिस हो गया। दूसरा जो हम पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देख रहे हैं वो है उसकी एक लॉन्ग टर्म ग्रेव कॉम्प्लिकेशन विच इज SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनसेफेलाइटिस। अब चूंकि मीजल्स बाकी दुनिया में तकरीबन खत्म हो चुका है दोबारा और बोले सर, क्या पाकिस्तान, बोला? दोबारा बोले सर। जी सर, SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एनसेफेलाइटिस, ये इसकी एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है जो मीजल्स होने के चंद सालों के बाद होती है। 1 साल से लेके 8-10 साल तक के दौरान कभी भी हो सकती है। हमारे पास जो कॉमनेस्ट एज रेंज आ रही है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वो तकरीबन 5 साल से 10 साल के अराउंड के बच्चे आ रहे हैं। और रिसेंट पास में हमने थोड़े से इससे कह लें कि छोटा एज ग्रुप भी देखा है, यानी कि 4-5 साल के अराउंड के बच्चे भी देख रहे हैं।
एक तो है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ना, जो बच्चा मीजल्स के साथ दाखिल हुआ, रैश के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोमॉर्बिड इन्फेक्शन बढ़ गया, उसमें बाज दफा उसका अगर नमूनिया हो गया है तो नमूनिया में भी अगर सवीर नमूनिया हो तो थोड़ा सा एनसेफलोपैथिक हो सकता है। दूसरा है कि राइट एट आउटसेट उसके अंदर यानी कि ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो गया है और वो मीजल्स एनसेफलाइटिस हो गया। ये तो शायद इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन जो और रिस्पॉन्ड भी कर जाती है, चूंकि इसका आपको फौरन पता भी चल जाएगा। जो एसएसपी है अनफॉर्चुनेटली वो एक ग्रेव किस्म की डिजीज या कॉम्प्लिकेशन है। परमानेंट चेंज है वो। जी, परमानेंट चेंज है और वो प्रोग्रेसिव है और उसका अनफॉर्चुनेटली कोई काबिल जिक्र इलाज भी नहीं है, क्योंकि वो इम्यून मीडिएटेड है। उसके बारे में जो मुख्तलिफ हाइपोथेसिस हैं वो ये हैं कि मीजल्स वायरस आया, मीजल्स वायरस ने उस वक्त की जो भी इन्फेक्शन किया, थोड़ा बहुत नमूनिया किया या इवन जो स्किन की कॉम्प्लिकेशन है वो सारी हुई और ठीक होके चला गया। लेकिन वो वायरस जो है वो ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स ब्रेन के अंदर छोड़ गया है, और कुछ स्टडी में कहते हैं कि शायद वो कोई वायरस भी रह गया है जिसने जो रीएक्टिवेट इम्यून रिएक्शन रीएक्टिवेट हुआ 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल के बाद। तो ग्रेजुअली इन बच्चों में जो मायोक्लोनिक सीजर्स होते हैं और प्रोग्रेसिव एनसेफलोपैथी है वो शुरू हो जाती है। हिस्टोरिकली इसकी 5 स्टेजेस जो लिटरेचर में डाइकन क्राइटेरिया बनाया गया उसमें 5 स्टेजेस बनाई गई। सीएसएफ के अंदर जो है वो उसकी टीटर जो है वो एक खास मिकदार से ज्यादा पाया गया, जबकि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं है इस वक्त। तो वो जो एंटीबॉडी लेवल है वो इतना ज्यादा सीएसएफ के अंदर पाया गया इतने सालों के बाद भी। और वो ईजी के अंदर एक बर्स्ट सप्रेशन पैटर्न, मखसूस किस्म का ईजी का पैटर्न पाया जाता है। हिस्टोरिकली रिसर्च लैब्स में आज से 2-4 दहाइयां पहले अमेरिका में रिसर्च लैब्स के अंदर ब्रेन बायोप्सी की गई, वो सारा डाटा अब लिटरेचर में है। अब चूंकि यूएस समेत वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मीजल्स भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से एसएसपी भी खत्म हो गई है और इसके ऊपर कोई काबिल जिक्र इस लेवल की रिसर्च नहीं होती। हमारे मुल्क में और चंद वो ममालिक जहां मीजल्स ज्यादा पाया जाता है इस वजह से वहां एसएसपी भी है। लेकिन जिस तरह अभी नासिर साहब ने बताया कि हमारी रिसर्च, हम आपको डेटा दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि किस एज ग्रुप में है और किस एज ग्रुप का रिस्पांस किसके साथ बेहतर आ गया। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि इसका ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि हमने इन मरीजों को ट्रीट नहीं करना। हम उन बच्चों में जो पर्टिकुलरली स्टेज 1 स्टेज 2 में आ जाते हैं उनको मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए वेल्पुरेट लेविट्रेसिटैम समेत वो दवाइयां जो मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए वो दें, उनके सीजर रिस्पॉन्ड कर देंगे। दूसरा, हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मुख्तलिफ किस्म के जो कह लें कि जो इसकी ओरिजिनल रीजन है उसको ठीक करने के लिए कीटोजेनिक डाइट और स्टीरॉयड का एक कह रहे हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं और रिस्पांस देख रहे हैं। कराची में जो हमारे कोलीग्स हैं आगा खान में, उन्होंने भी एसएसपी में कीटोजेनिक डाइट का ट्रायल किया है और हम भी वो ट्रायल कर रहे हैं। तो हो सकता है और 1 साल के बाद हम इसका रिस्पांस आपको बता सकें। लेकिन चूंकि ये स्लोली प्रोग्रेसिव है तो बाज दफा कुछ बच्चों के अंदर वो स्टेज 2 स्टेज 3 में जाके स्टैटिक भी हो जाती है और बहुत उसका स्लो प्रोग्रेशन चलता है। तो इसलिए मैं कनूयन में ये कहूंगा कि मीजल्स के बच्चों में जो लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, इफ एनीवन सी दैट, तो उसके मायोक्लोनिक सीजर्स को फौरन ट्रीट करें और उसका जो कॉग्निशन और रिग्रेशन है उसको बचाने के लिए ये दीज आर द पोटेंशियल ऑप्शन जो कि ट्राई की जा सकती हैं। थैंक यू प्रोफेसर टीपू थैंक जी। यू। डॉक्टर नईम जफर आपका रेज सवाल। जी जी, लास्ट क्वेश्चन। जी 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 हाँ, जी नईम जफर। सॉरी मुलाजिम साहब, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी जरा तल्ख बातें करना चाहता हूँ। सर मैं आपको जी नईम जफर साहब। अच्छा, बात मुलाजिम ये साहब है। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ एक जी रिक्वेस्ट। एक इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी हैं, एडजी कौंजी जो जी हैं जी, मैं देख हमारे। रहा हूँ, मैं उनको भी इजाजत। जी जी, मैं उनको बुलाता तो हूँ। जी जी हाँ, मैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इन इंग्लिश अपने मैडम हाँ एंजलिक इंग्लिश में थोड़ा वेलकम सा इन कर दें ताकि। पाकिस्तानी प्रोफेसर यस, एंजलिक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंजलिक कौंजी वेल का हाँ बता दें। जी यस। जी 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 जी, कैन यू टॉक इन इंग्लिश? Angelique, good morning to you. Yes, Morning. you can talk. I'm It's sorry, I nice to got be one. here. जी जी जी, गुड ओवर टू यू मॉर्निंग। डॉक्टर नईम जफर। जी जी डॉक्टर अच्छा, नईम मैं जफर। उर्दू में ही बात करूंगा क्योंकि मैं तल्ख बात किसी और को नहीं सुनाना चाहता। ओके हमारा सर, दुख 1 मिनट सर, हमारा ओनली सर। जी सर सर। हमारा दुख ये है कि हमने कभी भी अपनी प्रायोरिटीज दुरुस्त नहीं की।
जब से मुझे अब इस प्रोफेशन में 40 साल हो गए हैं, और मैं देखता हूं कि हम जब भी कोई भी बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए काम करते हैं, तो हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हाथ फैलाते हैं। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, तब भी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटिव यूनिसेफ से आया था और चला गया। तमाम हिफाजती टीके जब तक हमें गावी देता है हम ले लेते हैं, जो देता है हम भिखारियों की तरह ले लेते हैं। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स, हमने अपनी प्रायोरिटीज ठीक नहीं की। मैं सिर्फ आपको ये इत्तला देना चाह रहा हूँ, गावी की जो ये कैंपेन्स ये पिछली दफा हमने कहा था, और मैंने प्रोफेसर टीपू सुल्तान को भी ये रिक्वेस्ट की थी, और इसमें आप भी मेरे ख्याल में मौजूद थे कि ये 2030 के बाद इन्होंने हमें नहीं देना। तो नहीं लेट्स, सर, 30 के बाद पीटी साहब नहीं। भी बैठे हैं। जी जी सर ये मैं आपको बता दूं, ये जी जी जी। आखिरी कैंपेन है। इस कैंपेन के बाद कैंपेन के पैसे गावी ने नहीं देने आपको। वी हैव टू प्रोड्यूस आवर सेल्फ जी कि 2030। आपको अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथन करनी है। जो हमारा पिछला डेटा आता है, सिंध के इलाकों में 13% तक का डेटा आया है। हम जो बातें करते हैं ना, जब पूरे प्रोविंस की बात करते हैं, और इस पे प्रोफेसर जुल्फ़िकार भुट्टा की बहुत सारी स्टडीज हैं, हम बातें करते हैं जनरलाइजेशंस की, हम बातें करते हैं अपने कैपिटल्स को मिला के, तब हम बातें करते हैं 85% की, और हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं कम्युनिटीज़ में काम करता हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में और बहुत सारी जगहों पे आज पंजाब में 50% से कम कवरेज है, और सिंध में तो इससे भी बुरी, और बलूचिस्तान में। तो सर हमें, मैंने फिर वही बात करूंगा, हमें गैप आइडेंटिफाई करने हैं। जब इफेक्टिव वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, सारी कौम अपना पैसा लगा रही है, इंटरनेशनल डोनर बॉडीज पैसा लगा रही हैं, तो लाख बच्चों का डेथ की वजह समझ नहीं आती। वी हैव टू फाइंड द गैप्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई देम, यस, वी हैव और टू हमें अपनी आइडेंटिफाई द प्रायोरिटीज दुरुस्त गैप, और करनी इसमें पड़ेगी। हमें जब तक हम कम्युनिटी में नहीं जाएंगे हमारा काम नहीं होगा। हम जब तक डांट डपट से कि जी इसको बंद करा दो, अगर कोई बोले तो उसकी जबान बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा। आप जितना मर्जी कर ले, जो चाइना का मॉडल लेके आए, आपके यहाँ पे सोशल मीडिया इसी तरह की बातें करेगा। द पॉइंट इज कि यू हैव टू बी ऑन द लुकआउट। आपने वन स्टेप आगे आना है। डंडे के जोर से आप किसी का मुंह बंद नहीं करा सकते, थैंक यू आपको डॉक्टर दलाइल से नईम बंद जफर करना पड़ेगा। जी, थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा, कैन आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर Jake to what is the situation of measles rubella in South Africa? Professor Jake, thank you so much for वालेकुम। joining us. Morning. So we Morning. also डॉक्टर have कैसर सज्जाद मेरा नाम है। जी we प्रोफेसर Jake. we also have a higher incidence, but we've got a huge problem with vaccine hesitancy. We had now in one of the provinces during the school holidays, we ran in the Gauteng province a campaign from the schools to try to get people to vaccinate their children. So we are also struggling. I was very relieved to see it's not only a South African problem, but also one in Pakistan with the measles outbreak. For me, measles is a preventable disease. You need to vaccinate these kids. There's no reason why you should get measles in this current years that we are living in. Measles is totally preventable. And unfortunately, measles also kills children, and especially the malnutrition children, of which we also have a lot in South Africa. So it is a huge problem. We never had it before this bad, but now it's bad in South Africa. Thanks. Thank you, Professor Jake. Before I conclude today's session, Professor Masood Sadiq, if you are here, can you give 1 minute, one sentence about today's webinar, and how can we go forward, sir? Because so many, you are not only the president of this association, you are also leader of Children's University of Health Sciences. बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Dr. Mulazim. I think this was a very comprehensive presentation, and then very comprehensive discussion as well. I think the success of any talk really is based on how many questions arise out of it and how they are answered. And I'm very happy that you had given enough time to all the participants for
for question answers, because most of the times these didactic lectures, if they are not followed by question answers, it really does not serve the purpose. So I think I congratulate you and your entire team for holding this particular workshop, this webinar, and I think we need more. And I'm sure we can do it at different forums, be it Pakistan Pediatric Association, be it Family Physicians Forum. I think government can come forward as well. And I was just watching on the television, there are now, I think this particular campaign is being run on the national electronic media as well. I think Dr. Naeem's comments and comments from many other colleagues really highlight the fact that we really need to move forward as a society and see how we can really indigenously organize these campaigns and make sure that all our next generation is fully vaccinated against all these diseases. So thank you very much for the opportunity, and I must congratulate the entire team, and thank you, Dr. Nasser Rana, and the experts, Dr. Wajiha, Dr. Kaleem Ali, for their comments. Thank you very much. Dr. Director General of the Immunization, Dr. Abdul Jabbar, you are also here. You want to say something? Yes, sir. Thank you very much. मैंने सारे अपने मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर साहबान और पीडियाट्रिशियन का एक तो शुक्रिया अदा करना है कि इतने सेंसिटिव इशू पे आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत की। तो मैं 2-3 चीज़ों का बड़ा अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ बात करना चाह रहा हूँ। एक तो सर ये है कि जो कवरेज है, जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज में जो हमारे अफसरान हैं महकमा सेहत के, वो डेली बेसिस पे कैंपेन को रिव्यू करते हैं और उसके जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो देखते हैं और फिर वे फॉरवर्ड वो रिजॉल्व करते हैं उन मामलात को, जो कैसे देखना है इन चीज़ों को आगे। कोल्ड चेन की जो बात की है सर, कोल्ड चेन जो है वो जितनी सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ईपीए के पास कोल्ड चेन है, टीपू साहब इसको सेकंड करेंगे, इतनी अच्छी कोल्ड चेन सिंगल हैंडली कोई भी पीडियाट्रिशियन या कोई भी बंदा उसको मेंटेन नहीं कर सकता। तीसरे जो इम्यूनिटी गैप्स की बात की है कि हर 3-4 साल बाद जो है, जो हमारे बच्चों की जो हम कहते हैं कि जी हर्ड इम्यूनिटी है, उसकी वजह भी ये है कि इम्यूनिटी वेन ऑफ हो जाती है। हम उस लेवल की इम्यूनिटी अपने बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे, डेवलप नहीं कर पा रहे, सस्टेन नहीं कर पा रहे, जिससे ये हमें आउटब्रेक्स को फेस करना पड़ता है। तो यही मेरी चंद गुजारिशात हैं। बाकी जो कैंपेन है वो मैं समझता हूँ कि दी प्रोफेसर्स एंड दी पीडियाट्रिशियन दे कैन प्ले द पिवटल रोल टू मेक और ब्रेक दी कैंपेन। जब मेरा पीडियाट्रिशियन ही ये कहेगा कि 2 टीकों के बगैर, जैसे डॉक्टर वजीहा ने 2 दफा इन चीजों को रिपीट किया है, कि जब हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो आइकॉन है सोसाइटी में, वही कहेंगे कि 2 टीके ही काफी है, नहीं जी आपको टीका लगवाने की जरूरत नहीं, जबकि ये बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को और बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने अपने लेवल पे ये इस चीज को लोगों में प्रोपोगेट करें, लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि नहीं, इस अजाफी जो डोज है इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। जैसे हमारे Thank you so much, Dr. Abdul Jabbar. You are here because you are also dealing the immunization. I also invited the WHO and to make this webinar collaborative between national and international people. The time is too much, I think. Thank you so much once again, the team of the pediatric and Professor Pasu Sadiq, Professor Tipu, Professor Naeem Zafar, Professor Kaleem Ali, Professor Dr. Wajia, your team, thank you so much, and all other peoples, Dr. Angelique. Over to you, Professor Salma Kundi, to conclude today's session. Thank you, Professor Mulazim Saab. Thank you for arranging this webinar. We are highly indebted to you from the platform of PMA and from Women Medical College. Thank you, Angelique, for joining us. And whenever you Madam, join, if we can take a group photo, if everybody can switch on their cameras and we can take a group photo. How can Dr. अपना वजिया, मुझे नहीं आता कैसे लेते हैं फोटो, मुझे नहीं आता लेना। सर वैसे तो मैं मोबाइल से हूँ, मैं नहीं ले सकूंगी। डॉक्टर नासिर राना आप ले सकेंगे, क्योंकि मेरा हाल आप अपने लैपटॉप से हैं। सारे लोग अपने ना वो कैमरे ऑन कर लें। मैं डॉक्टर कंक्लूड कर दें, डॉक्टर अपना सलमा को डॉक्टर मुलाजिम आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देना, फिर आसानी हो जाएगी। स्क्रीन शेयरिंग बंद ही है। अच्छा,
Acha ji, I wanted to say thank you, Angelique, for joining us. And whenever you join us in future, do let us know so that we switch to English. The other thing is, Professor Dr. Nasir Rana Saab, it was a beautiful lecture. We've all learned such a lot and we've all done brainstorming, which will really help us, help this platform and help Pakistan. Why? Because our VC, Masood Sadiq Saab, is here. We have really people at the helm of affairs with us. Professor Tipu Sultan is here. Dr. Kaleem Mali is here. Dr. Wajia is here. Most of them are renowned physicians over here. And Dr. Nasir Rana himself is a very renowned physician. The thing is that if you're saying the campaign doesn't take off very well, I have a humble suggestion. Why don't you, Dr. Abdul Jabbar Saab, and the rest of the EPI, take the education department in confidence and send them notifications so that it is circulated to the school principals and the school principal in turn circulates it in the classes. That is a very good medium, you know, because they do listen to their teachers. If the people in the mosque are not helping you, and to tell you the truth, most of the parents are probably sorry to interrupt. जी एक तस्वीर ले लें डॉक्टर जब्बार बस कंक्लूड कर दें जी 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 मैम सॉरी actually when we were planning to launch this campaign, we have taken all the education department, higher education, primary education, formal and informal education, the whole department of education in government of Punjab, they were taken on board. One thing, notifications were shared, and all the district health authorities and DCs, they were requested to take all those people on board for the launch and for the success of this campaign. Thank you. So inshallah, it will be successful. You'll see the difference. Thank you. Other thing is, I want to request everyone who's here, please leave your email so that we send you an e-certificate of attendance. And Professor Dr. Saira Afzal of IPH had once stated that that was the first institute to make the smallpox vaccine for India, pre-partition time. So we have the machinery in place. I think we can make vaccines. Inshallah, our next effort should be to become self-sufficient. Even if Gavi withdraws, we are able to produce our own vaccines. Inshallah. Okay, now let's have the photograph. We are all smiling. Before taking the photograph, I will request the people, the next webinar is on very, very important. And that is the AMR, because we are feeling in Pakistan, not only in the Pakistan or the world, this is another dangerous thing that we are appearing the antibiotic resistance. So we have requested AFIP and we have requested WHO. We have also requested other people who can help to give the awareness about the AMR. I will also request you all people that you should also give your input. Like today's webinar was very beautiful because not only the presentation but the discussion was very beautiful. Dr. Wajia, can you take the picture? I think it will be taken with the laptop, Wajia. जी मैडम आपकी तस्वीर नहीं आ रही डॉक्टर सलमा आप ले मैं लेने लगा आप तस्वीर मैडम आप ओपन करें कैमरा में हाँ आ गया बस ओके थैंक यू सो मच रेडी थैंक यू सो मच Allah Hafiz. See you next time, inshallah. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye, Angelique. Have a good day, all of you. Pakistan Zindabad. Hafiz.